जैसे अभी बताया वैसे हम अभी भावनगर से एक सेमिनार लेके आए, वहां पे बहुत ही एक्साइटमेंट था, इससे ज्यादा राजकोट में था। यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ तो वहां से भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है। आर यू रेडी? बालकनी, आर यू एक्साइटेड? दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप सावलिया, बाय क्वालिफिकेशन होम्योपैथिक डॉक्टर हूं दोस्तों, एंड माई ब्यूटीफुल वाइफ। मैं सिर्फ सोनल सावलिया हाउस वाइफ हूँ और प्रदीप के साथ बहुत दिल से और सक्सेसफुली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। दोस्तों, कितने लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए? जोरदार ताली इसके लिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ चालू करूं उससे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा गॉड का कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी जब दिखाई गई तब मुझे उसने कुछ ऐसी सेकंड पर कुछ ऐसी समझ शक्ति दी कि मैं उसको समझ पाया दोस्तों। दूसरा थैंक्स करना चाहूंगा मेरे मदर फादर का, मेरे पेरेंट्स का। दे आर द रीजन आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू दोस्तों। तीसरा थैंक्स करना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटी जिसने मुझे दिखाई, मुझे उसने मुझे उसको मेरे स्पॉन्सर को मुझे ऐसा लगा कि मैं सुबह 9 से रात को 12 बजे काम कर रहा हूं, फिर भी मुझे प्रीजेज नहीं किया और मुझे दिखाया दोस्तों। उसका नाम है डॉक्टर हरिकृष्ण नीला मेघाणी। जोरदार ताली दोस्तों इसके लिए। उसकी अपलाइन है मनोज एंड रश्मि विरानी दोस्तों, उसका भी थैंक्स कहना चाहूंगा। दूसरा दोस्तों, 54 साल पहले एक दो फ्रेंड्स थे, इसने कुछ लोगों के लिए पूरे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग्स है उसके लिए कुछ सोचा। उसने ऐसा सोचा कि एक मॉडल रेडी किया और उसको प्रेजेंट किया। उसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड के अंदर काफी सारे लोगों की लाइफ चेंज होगी दोस्तों। वो दो फ्रेंड्स का नाम है रिच डिवोर्स एंड जेवन हैंडल दोस्तों। जोरदार ताली उसके लिए। और उसने एक कॉर्पोरेशन की स्थापना की, उसका नाम है एमवे कॉर्पोरेशन। जोरदार ताली दोस्तों इसके लिए। दोस्तों, लास्ट में सबसे बड़ा बिग थैंक्स कहना चाहूंगा कि जिसने पूरे वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन में से ह्यूमन बीइंग बनाने की एक फैक्ट्री चालू की दोस्तों, जिसका बैनर पीछे लिखा है ब्राइट वर्ल्ड वाइड सिस्टम दोस्तों। जोरदार ताली। दोस्तों, आपको लगता होगा कि यहाँ पे काफी सारे लोगों को फर्स्ट टाइम बुलाया गया होगा और सबको लगता होगा कि यहाँ पे क्या होगा। हम आपको आज कुछ सिखाएंगे नहीं, लेकिन हमारी लाइफ के अंदर कुछ चीज ऐसी है कि जिसे हम उसको कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं। सुबह से शाम, एक दिन में 24 घंटा, एक महीने में 30 डेज, पूरे साल के अंदर 12 महीना और पूरी जिंदगी 100 साल हम लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज से जीते हैं दोस्तों। वो कॉम्प्रोमाइज क्या है, इसमें से लाइफ ऑफ चॉइस कैसे करना है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हम अलग कुछ नहीं दिखाएंगे आपको। जो हमारी लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज थी, इसमें से लाइफ ऑफ चॉइस हमने कैसे बनाई दोस्तों, इसके बारे में आज बात करूंगा। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करो इससे पहले मुझे एक्साइटमेंट चेक करना है दोस्तों। आर यू एक्साइटेड? दोस्तों, आपने सुना होगा कि छोटे बच्चे बहुत ही, हम बोलते हैं कि उसमें भगवान का एक स्वरूप है, अंदर कुछ उसमें भगवान बसते, ऐसे हम सोचते हैं काफी बार। तो इसमें क्या है हम सोचते, देखो काफी बार हम देखते हैं कि छोटे बच्चे स्पाइडरमैन की वो सीरियल देखते हैं, कार्टून्स, या फिर बेन 10 का कार्टून देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। मेरा लड़का है, जब स्पाइडरमैन का वो देखता है तो मैं जब घर जाता हूँ तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि अभी 2-4 घंटे पहले इसने स्पाइडरमैन या बेन 10 देखा है। पूरी एक्शन करता है, जैसे उठता है ना वैसे एक्शन करता है, उसके जैसे कपड़े पहनता है, सोफे से डाई लगाता है। इसमें क्या होता है, अचानक ऐसी चीज देखने से उसको क्या हो जाता है, उसके अंदर कुछ ऐसा वाइटल फोर्स है, उसके अंदर एक सोल है, या हम उसको बोलेंगे, कोई शब्द देंगे, उसके अंदर कुछ ऐसी चिंगारी है, वो जलती है। इसके हिसाब से उसको पूरा अंदर से एक्साइटेड हो जाता है। जैसे हम कभी बार, कितने लोग यहाँ पे कॉलेज में पिकनिक, स्कूल में पिकनिक गए? अच्छा, आप सबको मालूम होगा कि एक दिन का हम पिकनिक जब शेयर करते हैं ना, तो उससे 3-4 दिन पहले हमें मालूम होता है कि हम संडे को पिकनिक में जाते हैं। तो क्या होता है, सपोज फ्राइडे के दिन हम रात को 12 बजे डेली सोते हैं, तो इसकी जगह पे हम 1 बजे सोएंगे, क्योंकि वो जो 2-3 दिन बाद जो हमें मिलने वाला है ना, वो हमें फील होता है पहले से, तो थोड़ा एक्साइटमेंट अंदर आता है। जैसे सैटरडे आया तो वही दिन पे हम 2-3 बजे तक सोते नहीं है, पथारी में रहते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। तो क्या होता है, जो संडे के दिन जो एक्साइटमेंट कुछ मिलने वाला है ना, उसके लिए अंदर से कुछ ऐसी आवाज आती है कि बहुत मजा आएगा। फिर सोते नहीं है, फिर भी संडे के दिन हम घूमने जाते हैं पिकनिक के अंदर, सुबह 4 बजे उठते हैं, फिर भी रात को लेट से आते हैं, फिर भी एकदम मस्त रहते हैं। क्या है दोस्तों, ये चिंगारी। ऐसा क्या हुआ कि हमारी जैसे लाइफ बढ़ती गई ना, वो लाइफ जैसे ग्रो होती है, वैसे हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अंदर, हमारे अंदर जो इनविजिबल जो थिंग है ना, वो हमें दिखाई नहीं देती है। इसके हिसाब से हमें लगता है कि हम पूरे बिजी हो गए, क्योंकि जो चिंगारी, सोल, वाइटल फोर्स को हम भूल जाते हैं। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं ना, वो वाइटल फोर्स और ये चिंगारी की बात करने वाला हूं दोस्तों। जोरदार ताली आपके लिए।
दोस्तों यार यहाँ पे कुछ भी चालू करूँ इससे पहले आप समझ लो कि मैंने भी ऐसा एक सेमिनार अटेंड किया था। मैं भी बहुत पीछे बैठा था वही टाइम पे, लेकिन मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो स्पीकर बोल रहे थे ना, उसको मैंने उसके साथ रिलेटिविटी की। मैंने वो जो बोल रहे थे तो मैंने कंपेयर किया कि वो जो बता रहे हैं ना वो मैं ही हूँ। तो दोस्तों आप जितना भी मेरे साथ रिलेटिविटी करोगे, क्योंकि अभी जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो मेरी लाइफ बचपन से लेके अभी तक का 10-15 मिनट में कुछ शेयर करूंगा। दोस्तों बेसिकली मैं सूरत से हूँ और ऐसे मैं सौराष्ट्र का हूँ। काफी सारे लोग यहाँ पे सौराष्ट्र के होंगे। कितने लोग हैं यहाँ पे काठियावाड़ से? जोरदार ताली दोस्तों। मेरे फादर फार्मर है, मेरे मदर फादर कुछ पढ़े हुए नहीं है, इलिटरेट है दोनों। 3.5 साल का जब मैं था तो मेरे फादर ने कुछ फैमिली की चैलेंज के हिसाब से, गांव में हम रहते थे तो मेरे फादर ने सोचा कि मेरे बच्चे को मुझे वहां पे नहीं रखना है, तो मुझे 3.5 साल में मुझे मेरे अंकल आंटी सूरत में रहते थे तो वहां पे मुझे छोड़ दिया पढ़ने के लिए। सुबह आए, शाम को छोड़ के रात को वही बस पकड़ के वापस गांव चले गए। दोस्तों तो वो टाइम पे तो कुछ ज्यादा समझ नहीं था, लेकिन जैसे मैं वेकेशन में गांव जाता था तो मैं मेरे मदर फादर को देखता था, वो सुबह से शाम तक, खेती बहुत थी, मजदूर नहीं रखते थे। 100 से ज्यादा बीघा हमारे पास एकड़ जमीन थी, लेकिन मजदूर नहीं रखते थे। मेरे मम्मी पापा सुबह शाम, बहुत बड़ा फैमिली था, सब काम करते थे, लेकिन सब सुबह शाम लगे हुए थे। कुछ लाइफ का मीनिंग नहीं था। तो जैसे मुझे समझ में आता रहा कुछ मेरी पर्सनल, तो मैंने ऐसा एक बार डिसाइड किया कि कुछ ऐसी पढ़ाई करूं या कुछ ऐसा काम करूं कि मेरे मदर फादर को उसको ये मजदूरी नहीं करना पड़े। तो ऐसे ही मैंने पढ़ना चालू किया। 8th स्टैंडर्ड में मैं जूनागढ़ गुरुकुल गया। जब मेरे फादर मुझे वहां पे छोड़ने के लिए आए तो जैसे मुझे छोड़ के 5 मिनट मेरे बाजू में बैठे और निकल रहे थे तो मुझे आंख में आंसू आ गए। मुझे लगा कि भाई मुझे 3.5 साल में वहां छोड़ दिया, अभी 8.5 मतलब 12 साल का हुआ तो मुझे गुरुकुल छोड़ के अभी जा रहे हैं। तो मेरे फादर ने मुझे पूछा क्या हुआ? मैंने बोला मुझे नहीं पढ़ना है। तो बोला कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत जमीन है, तुम गाँव आ जाओ और खेती करो। तो वही टाइम पे मुझे याद आया कि मैं अभी देखो ये पढ़ाई नहीं करूंगा तो मुझे मेरे फादर को फ्री करवाना है। एक ड्रीम अंदर बना लिया और मुझे भी कुछ आगे बढ़ना है तो मैं नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मैंने फादर को बोला कि नहीं आप जाओ, मैं यहाँ पे रह लूंगा। वो मैं यहाँ पे अकेला रहा तो काफी सारी चीज मेरे में चेंजेस आई, डिपेंडेंट बना, मुझे अपने आप सब चीज करने लगा। तो वैसे ही मैंने वहाँ पे अच्छी पढ़ाई की। वहां से मैं गया अहमदाबाद, 11th-12th मैंने अहमदाबाद किया। अहमदाबाद के अंदर जब पढ़ते थे तो कुछ दिन को छुट्टी के अंदर सैटरडे संडे हम पिक्चर देखने जाते थे। वहां पे ओपन टॉकीज है, बहुत ही चीप है, कम पैसे में देख सकते थे, तो खर्चा भी कम आता था। लेकिन वो जो टॉकीज है ना वो पॉश एरिया में है, तो वहां पे हम जाते थे तो बहुत बड़ी बिल्डिंग, मकान, बहुत अच्छी अच्छी कार वहां पे दिखाई देती थी। तो मैं क्या करता था वहां पे, मुझे ये सब बहुत पसंद आता। कोई अच्छी बात करता है, कोई पॉजिटिव थिंक कर रहा है, कोई अच्छी लाइफ जी रहा है, तो इसमें मुझे बहुत अट्रैक्शन होता था। तो मैं घर आके वो जो कार देखी है ना उसका पिक्चर बनाता था, क्योंकि मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है। मेरे काफी सारे फ्रेंड यहाँ पे बैठे हैं, उसको मालूम होगा, पेंटिंग बहुत अच्छा बढ़िया बनाता हूँ मैं। फिर घर आके मैं वो मकान कार का पेंटिंग करता था वही टाइम पे। तो मतलब जैसे मैं मेरी एज ग्रो होती गई ना तो अंदर ऑटोमेटिक ड्रीम्स जगने लगे सब। फिर मैंने वहां से 12th पास करने के बाद मेरा एक ड्रीम था कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूं, लेकिन एग्जाम के कुछ महीनों पहले बहुत बीमारी आ गई, तो इसके हिसाब से परसेंटेज इतना नहीं आया कि मैं मेडिकल MBBS के अंदर एडमिशन ले सकूं। तो मेरे मामा से मेरी बात हुई कि तुमको क्या बनना है? मैंने बोला कोई भी हाल में मुझे डॉक्टर बनना है। तो उसने मुझे बताया कि होम्योपैथिक में तुम्हें एडमिशन मिल सकता है। तो मुझे बताया, मैंने बोला मैं होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में मैं नहीं जाऊंगा, मुझे और कोई फील्ड करना है। तो मेरे मामा ने मुझे बताया कि तुम डॉक्टर एक बार बन जाओगे ना तो तुम्हारी शादी में ऐश्वर्या राय जैसी लड़की से करा दूंगा। तो मैं तो फॉर्म में आ गया, बहुत पार्टी ऐसे ऐसे चलने लगी ऊपर ऊपर। मैंने बोला ये काम हो गया। दूसरी बात मुझे बताई कि तुम एक बार डॉक्टर बन जाओगे ना तो पैसा छापने का मशीन बन जाओगे, बहुत पैसा कमाओगे। तो मैंने बोला कि ये भी अपना सारे ड्रीम्स वहां से खत्म, मतलब पूरे हो जाएंगे ये करूंगा तो हमारा क्या होता है, समर में जब रिजल्ट आता है ना, इसके बाद 6 महीने के बाद होम्योपैथिक कॉलेज स्टार्ट होती है। तो मैंने क्या किया कि मैं गांव गया 2 महीना, तो गांव में कहीं पे भी कहीं पे भी जाऊँ ना तो सब वहां पे बताते थे। हमारे मामा के घर जाता था तो वो भी बताते थे, गांव में सब बात करते हैं कि जो रवजी भाई का लड़का है ना वो डॉक्टर बनने वाला है, अभी मशीन, पैसे बनाने का मशीन। तो मैं तो इतना फॉर्म में आ गया, जैसे कॉलेज में एंट्री मैंने की तो वहां गया तो मैं ऐसे फॉर्म में 5-10 जोड़ी कपड़ा लेके गया, अच्छी सी चीज, सूट सब, मतलब शूज भी अच्छे अच्छे लिए। बोला अभी बहुत पैसा कमाने वाले डॉक्टर बन के। तो वहां जैसे किया, 5-10 दिन मैंने कॉलेज में निकाले, तो मैं तो वेट कर रहा हूं कि यहाँ पे डॉक्टर बनना है, वहां पे कुछ इंजेक्शन लगाना सिखाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था होम्योपैथिक में क्या होता है। मेरे खानदान में कोई तक पढ़ा नहीं था, 12th के ऊपर कोई नहीं पढ़ा है जब मैं पढ़ता था तब। तो मुझे लगा वहां पे इंजेक्शन मारना, डिसेक्शन, पोस्टमार्टम, ये सब सिखाएंगे। तो 10 दिन के बाद मेरे बाजू के गांव का एक लड़का था, मैंने उसको पूछा
कि यहाँ पे ये चीज क्यों नहीं सिखाते हैं। तो मेरे सामने 10 मिनट उसने देखा, फिर बोला कि बेटे यहाँ पे भूल जाओ, यहाँ पे साबूदाने की गोली होती है, ये इसमें नहीं आता है। तो जैसे मैं फुग्गे की तरह फूला था ना, हवाई निकल गई दोस्तों। वही टाइम पे मैंने देखा जैसे मुझे करना था, जहां पे मुझे जाना था वहां तो मैं नहीं जा पाऊंगा ऐसे मुझे लगा। लेकिन वही कॉलेज काल दरमियान मैंने छोड़ा नहीं, मैंने बोला कुछ हार्डवर्क करूंगा, देखता हूँ होम्योपैथिक में कुछ पावर होगा, बहुत पावर है होम्योपैथिक मेडिसिन में। फिर वही दरमियान आपको मालूम हुआ कितने लोगों ने यहाँ पे कॉलेज किया है, बहुत सारे लोग हैं। स्लैम बुक आती है, स्लैम बुक। स्लैम बुक के अंदर हम क्या लिखते हैं, नेम लिखते हैं, पिट नेम लिखते हैं, ड्रीम्स क्या है, आपको कहाँ जाना है, आपका एम्बिशन मतलब डेस्टिनेशन क्या है, सब लिखते हैं। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे एक स्लैम बुक गिफ्ट किया था और मैंने उसमें लिखा था कि आपको क्या फ्यूचर में बनना है। तो मैंने वहां पे लिखा था मुझे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है। वो स्लैम बुक अभी भी मेरे पास है। तो मेरे फ्रेंड्स क्या करते थे, वो देख के सब हंसते थे मेरे पे कि पढ़ता है डॉक्टरी का और उसको बनना है बिजनेसमैन। उसका दिल और दिमाग दोनों अलग है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ चल रहा था। वही टाइम दरमियान मेरा एक फ्रेंड है भावनगर का, वो हम दोनों वहां पे हम जब कॉलेज करते थे, वहां पे बहुत बड़ा लेक है अच्छा, तो उसके किनारे पे एक चाय वाला बैठता है, वहां पे हम चाय पीते थे। रोज सुबह 6 बजे हम चाय पीना चालू करते थे और जैसे हम चाय पीते थे ना, उस चाय के साथ हम अपना प्रोजेक्शन बनाते थे। वहां पे प्रोजेक्ट वहां पे रेडी करते थे। कैसे प्रोडक्ट, जैसे अभी बंधानी अमू का चल रहा है ना जामनगर में, ऐसी काफी सारी कंपनियां हमने पेपर पे बना के ऐसे ही डूचा लगा के फेंक दी। क्यों, जैसे हम चाय पीते थे तो प्रोजेक्ट बनाते थे 1 2 3 डेली का 3 चाय। जैसे चाय खत्म, कॉलेज की तरफ हम जाते थे तो मुझे मेरे पेशेंट दिखाई देते थे, तो जितना भी पावर आता था ना बिजनेस का वो डाउन हो जाता। दोस्तों रोज ऐसा हम करते थे। तो इसके साथ एक जबरदस्त मैं एक लोगन बोलना चाहूंगा कि इफ यू बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर डेफिनेटली योर मिस्टेक। दोस्तों जिंदगी में लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वही टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ चलता था। तो वैसे मैंने वहां पे कॉलेज खत्म किया और अस्पताल में जॉब करना चालू किया। तो मैं इतना एम्बिशियस पहले से था, हार्ड वर्क करता था। तो मैंने क्या किया कि मुझे फास्ट आगे बढ़ना है। तो मैंने 3 अस्पताल में 8-8 घंटे की जॉब ली और वही जॉब दरमियान मैं 2 साल तक वो प्लास्टिक की चेयर आती है ना उस पर सोया, घर पे सोया ही नहीं, क्योंकि 8-8 घंटे की ड्यूटी, जब टाइम मिला तब सो जाना वहां पे। तो इतना हार्डवर्क करना चालू किया। फिर जैसे मैं आगे बढ़ा, 2 साल के बाद मुझे लगा कि मुझे सब कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने मेरी क्लिनिक चालू किया, बहुत अच्छा इंटीरियर ये सब बना के बहुत बढ़िया क्लिनिक चालू किया। 1 महीने के अंदर मुझे पेशेंट तो आ रहे थे लेकिन इतना मजा नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि इसमें से कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं डॉक्टर बन के 100, 200, 300 इतने रुपीज की मैं फीस ले पाऊंगा। लेकिन जब मैं डॉक्टर बन के सूरत आया तो मेरे सीनियर बताते थे अभी गली गली में डॉक्टर है, क्या करोगे तुम, मतलब इतना नेगेटिव करते थे। तो मुझे लगा कि अभी सही में अपना नहीं चलेगा, क्योंकि एटमोस्फियर ऐसा था ना। तो इसके हिसाब से मैंने चालू किया। 1 महीने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि जितने भी डॉक्टर्स है, उसको मैंने नहीं देखा लेकिन मेरे खुद को देखा कि डॉक्टर पहले दिन से ही स्ट्रेस होते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक पेशेंट के साथ काम करना है। दूसरा, डिप्रेस होते हैं। क्यों कि दिन में कोई इसके सामने ऐसा नहीं आता कि हंसते हैं। यहाँ पे भी आपने देखा ना, पेशेंट के सामने हम हंसते तो पेशेंट क्या बोलेंगे, तो डॉक्टर तो पागल है। तो हमको हंसी आती है लेकिन हंस नहीं सकते, सीरियस रहना पड़ता है। तो क्या होता है, डिप्रेस होते हैं डॉक्टर्स, डिप्रेस होते हैं। आप देखो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे सूरत में होते हैं, यहां मालूम नहीं मुझे। तीसरी साइन है, ये दोनों चीज स्ट्रेस और डिप्रेस होने के बावजूद भी वेल ड्रेस होते हैं, दिखते बहुत अच्छे हैं बाहर से दोस्तों। तो ऐसा मुझे वहां पे फीलिंग आया। तो मैंने लगा कि मुझे अभी ये नहीं करना है। फिर मैंने वापस बंद किया क्लिनिक। फिर मेरे एक फ्रेंड ने बताया तुम फॉरेन चले जाओ, तुम बहुत ड्रीमर हो। तो मैंने यूके के लिए 3 बार अप्लाई किया वीजा के लिए, 3 बार रिजेक्ट हो गया। फिर 2 बार आयरलैंड के लिए अप्लाई किया, वहां पे रिजेक्शन आया। 1 बार जर्मनी के लिए, वहां पे रिजेक्शन। 1 बार यूएस के लिए। इतनी बार रिजेक्ट हुआ 1.5 साल के अंदर। तो 1.5 साल में मैंने मेरे ऊपर 5 लाख का कर्जा कर दिया। फिर वापस मुझे लगा कि अपने ड्रीम्स ये दुनिया में पूरे नहीं होंगे, कोई भी ड्रीम्स। तो मैंने क्या किया, वापस क्लिनिक चालू किया और ऐसा सोचा कि इतना हार्डवर्क करूंगा, इतना हार्डवर्क करूंगा कि दुनिया में कोई डॉक्टर हार्डवर्क नहीं करता, इतना हार्डवर्क करके पैसा बहुत बनाऊंगा। लेकिन वही चक्कर में मैंने ओपीडी स्टार्ट की, हार्डवर्क स्टार्ट किया। कोई भी पेशेंट कहीं पे भी रात को 3 बजे 2 बजे कभी भी फोन आवे, मैंने किसी को मना नहीं किया पेशेंट को। ऐसे ही करते करते मैंने मेरी ओपीडी सेट की। 2 साल के बाद 100-150 पेशेंट देखने लगा। वही दरमियान मेरा एंगेजमेंट हो गया। एंगेजमेंट हुआ, इसके शादी तक की जो लाइफ थी ना बहुत ब्यूटीफुल थी, जैसे सबकी होती है।
क्योंकि अभी मोबाइल टू मोबाइल, वो टाइम पे टाटा टू टाटा फ्री था, तो बहुत बातें होती थी। लेकिन शादी होने के बाद जैसे हम आए, 1-2 साल के बाद जैसे सबके साथ होता है वैसा मेरा हाल हुआ कि मेरा और मेरे वाइफ के साथ का जो कम्युनिकेशन था ना, वो धीरे धीरे कम होता गया। फिर थोड़े दिन के बाद, जैसे मैं बोलूँ ना कि अपना जो मैरिज लाइफ है सबका कैसा होता है, कि एक बार एक कपल था बहुत बढ़िया, उसकी 10वीं सालगिरह थी, तो उसके हस्बैंड ने बोला कि इस साल हम अंडमान निकोबार टापू घूमने के लिए जाते हैं। तो उसकी वाइफ बहुत एक्साइटेड हो गई। उसको लगा कि कभी मुझे ले नहीं जाते हैं तो मैं साथ में पूछ लेता हूँ कि आप 25वीं सालगिरह में कहाँ ले जाओगे। तो उसने पूछा, तो उसके हस्बैंड ने बताया कि 25वीं सालगिरह में मैं तुम्हें अंडमान निकोबार से वापस लेने के लिए आऊंगा। तो दोस्तों लाइफ में यही होता है, जैसे आगे बढ़ती है ना वैसे। फिर हमारे यहाँ एक बच्चा हुआ छोटा, तो उसके बाद मेरे बच्चे जब मायके से मेरी वाइफ आई सोनल, तो वो मेरे बच्चे को मैं देखता था, तो वहाँ पे वो सुबह में 9 बजे निकलता हूँ तो वो सोया रहता है, दोपहर को 3 बजे आता हूँ तो भी सोया रहता है, रात को मेरे डिस्पेंसरी से मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो ये सोया रहता है। 1 साल तक मेरे बच्चे को मैंने ऐसे ही बढ़ते हुए देखा, ऐसे नहीं सोता हुआ ही देखा। तो मैंने सोचा कि नहीं ये तो मुझे चलेगा ही नहीं। वही दरमियान में सोचता था, लेकिन पैसा इतना आ रहा था ना, पैसे ने मुझे बिजी कर दिया, बहुत कमा रहा था पैसा। दोस्तों बच्चे को ऐसा मत सिखाना है कभी कि आप बहुत पैसे वाले बनो, बच्चों को ऐसा सिखाना है कि आप सुखी बनो। क्यों मालूम है, वरना जो बच्चे जब बड़े हो गए ना तब हमारी कीमत करेंगे। करना चाहिए मूल्यांकन दोस्तों। इसके बाद हमने बहुत कमाई चालू की, तो इन्वेस्टमेंट चालू किया, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया। 2 साल वहां पे बहुत कमाए, तीसरे साल पे जितना कमाए इससे 1.5 गुना लॉस किया। फिर इन्वेस्टमेंट किया शेयर मार्केट में, शेयर का बहुत मार्केट बहुत वहां पे था, कुछ मालूम नहीं था, फ्रेंड्स सब कर रहे थे, मैंने भी बहुत पैसे वहां पे लगाए। एक दिन ऐसा आया कि एक ही रात में इसमें से 50% पैसे बचे, कमाया बहुत लेकिन आधा बचा। फिर हमने टेक्सटाइल में इन्वेस्ट किया, तो वहां पे भी लॉस किया। फिर मालूम पड़ा कि ये लॉस क्यों कर रहा हूं मैं। लॉस इसलिए कर रहा हूं कि मैं डॉक्टर था, सुबह से शाम तक वहां पे रहता हूँ क्लिनिक पे, तो वहां पे मैं टाइम नहीं दे सकता था। दुनिया का कोई बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप वहां पे टाइम नहीं लगाओ फिर भी इनकम चालू रहे। तो लॉस कर रहा था, तो मुझे वो थियरी मालूम पड़ी। फिर मैंने इन्वेस्टमेंट करना बंद किया दोस्तों। इसके बाद जब भी मैं बाहर जाता था ना घूमने के लिए, पैसा बहुत बना रहा था। जैसे पैसा बनाना चालू किया, हार्डवर्क, मेरे पास टाइम नहीं रहा। मेरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेरे पास टाइम नहीं। कोई भी मुझे कोई बता है पिक्चर देखने के लिए जाना है, मैं बोलता था मेरे पास टाइम नहीं है। तो जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, कई बार क्या होता था कि हम घूमने जाते थे, दूसरे स्टेट में जाते थे घूमने के लिए, तो वहां पे सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम यही रहती थी, मेरी वाइफ मुझे डांटा करती थी, सोनल, कि तुम फोन को बंद करो बंद करो, सुबह शाम फोन फोन फोन, पेशेंट का फोन। मेरा दिमाग मेरे क्लिनिक में रहता है, मैं 15 दिन बाहर रहूंगा तो मेरा जितना भी पेशेंट है इधर के इधर हो जाएंगे। तो हर बार वही सोचता था, क्योंकि इनसिक्योरिटी फील होती थी कि हमें वहां पे बैठना जरूरी था। हम 5 दिन नहीं रहते हैं तो कम से कम 50, 100, 150 पेशेंट चले जाते हैं, और इतने पेशेंट बनाने में हमें 6 महीने लगते हैं नए बनाने में। तो बहुत ही इनसिक्योरिटी फील होती थी। अभी हम आ रहे थे बड़ौदा के अंदर 4 बजे, तो आगे एक बाइक वाला जा रहा था, इतना फास्ट जा रहा था, हमारे आगे ही था, तो स्लिप खा गया, गिर गया। हेलमेट उसने पहना था, हेलमेट टूट गया। सपोज हेलमेट नहीं पहना होता तो क्या होता। तो मुझे ऐसी चीज देखता था ना, काफी बार एक्सीडेंट देखता था, मेरा खुद का भी सोचता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पूरी इनकम है ना, मेरी फैमिली मेरी इनकम पे चलती है पूरी, 12 मेंबर है हम घर पे, लेकिन मेरे पे चलता है। मुझे कुछ लाइफ में तकलीफ हो गया तो उसका आगे क्या होगा। आप काफी लोगों को आप देखते होंगे लाइफ में कि जिसका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो मेन हेड ऑफ फैमिली होता है, उसको कुछ हो जाता है तो फिर क्या होता है, वहां पे उसकी पूरी फैमिली एकदम नीचे आ जाती है, उसकी लाइफ वहां से स्पॉइल हो जाती है दोस्तों। ये मैंने देखा, तो मुझे इनसिक्योरिटी बहुत फील हो रही थी। पैसा कमा रहा था, इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, पैसा कमा रहा था, टाइम नहीं था दोस्तों। यहाँ की जो हम बोलते हैं कि लाइफ बहुत फास्ट हो गई दोस्तों, उसका एक एग्जाम्पल दूंगा। एक बार क्या हुआ, एक बंदा था गाँव से बॉम्बे जा रहा था, तो उसने उसके फ्रेंड को पूछा कि मैं कैसे वहां पे जाऊं। तो उसके फ्रेंड ने उसको बताया तुम सब चीज वहां पे जा सकोगे, लेकिन वहां की ट्रेन है ना बहुत फास्ट है, वहां पे 30 सेकंड ट्रेन खड़ी रहती है, जैसे तुम चढ़ो ना तो फटाफट नीचे उतर जाना, वरना दूसरे स्टेशन पे आप चले जाओगे। तो बंदे के अंदर नेगेटिविटी आई, पहले से उसको डर लगा। तो जैसे वो बॉम्बे गया, लोकल ट्रेन में बैठा, अंदर तो चढ़ गया कैसे करके। तो जिसके बाजू में बैठा था ना, बाजू वाले भैया को उसने पूछा कि भाई मैं ये स्टेशन जाना है, क्या मैं उतर पाऊंगा। तो बाजू वाले ने बोला आप डेफिनेटली उतर पाओगे। फिर 5 मिनट के बाद वापस इसने पूछा कि भाई मैं ये स्टेशन पे मुझे उतरना है, तो क्या मैं उतर पाऊंगा। तो उसने बोला डेफिनेटली, आपको कुछ डर लगता है, आप टेंशन में हो। तो बोला नहीं मैं ठीक हूँ। 5 मिनट के बाद वापस पूछा, तो उसने बोला भाई मैं तुमको हेल्प करूंगा, तुम टेंशन मत लो, लेकिन मैं तुमको एक स्क्रिप्ट देता हूँ,
कि यहाँ पे ट्रेन बहुत फास्ट होती है, शायद तुमको उतरने में, नीचे उतरने में थोड़ा टाइम लगे, तो जैसे ट्रेन चालू हो जाए तो चालू ट्रेन में उतर जाना, लेकिन सीधा उतर के खड़ा मत रहना, ट्रेन के साथ थोड़ा दौड़ने का ऐसे, वरना गिर जाओगे। तो बोला सही है। तो स्टेशन आया, बहुत ट्रैफिक थी, उतरते उतरते ट्रेन चालू हो गई। तो जैसे उसने बताया था वैसे फास्ट ट्रेन में उतर तो गया, ट्रेन के साथ दौड़ रहा था, उसका ब्रीफकेस की उसको पकड़ा दिया हाथ में, लेकिन जैसे उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो कर रहा था तो पीछे से डब्बे से किसी को लगा इसको ट्रेन में चढ़ना है, पकड़ के उसको वापस चढ़ा दिया ट्रेन में। दोस्तों ताली बजा सकते हो दोस्तों, उसका अभी राज में बताता हूं। हमारी लाइफ ऐसी है दोस्तों, हम कहीं पे भी अच्छा कुछ काम करने के लिए जाते हैं ना, तो आजू बाजू वाले फ्रेंड्स पकड़ के वहां पे ही रख देते हैं, कुछ करने नहीं देते हैं। सोचो आपके साथ काफी बार हुआ होगा। एक बार क्या हुआ, एक पति बीमार था, तो उसकी पत्नी ने बोला अभी तुम है ना मनुष्य के डॉक्टर के पास मत जाना, तुम एनिमल्स वेटरनरी डॉक्टर के पास जाना। तो उसका पति भड़क गया कि भाई क्यों मैं ऐसा करूं। तो उसकी वाइफ ने बताया तुम सुबह मुर्गे की तरह उठ जाते हो, घोड़े की तरह उठ के दौड़ के ऑफिस चले जाते हो, गधे की तरह पूरा दिन सुबह से शाम काम करते हो, लोमड़ी की तरह जैसे फाइल वर्क करते हो, बंदर की तरह बॉस के इशारे पे नाचते हो पूरा दिन, और शाम को आके फैमिली पे कुत्ते की तरह भौंकते हो, और खाना खा के पेट भर के भैंस और पाड़े की तरह सो जाते हो। तो कहां जाना है दोस्तों। हमारी लाइफ के 3 स्टेज है। पहला स्टेज है टीन एज, जैसे हमारी एकदम छोटी एज होती है ना, इसमें एनर्जी बट नो मनी। दूसरा स्टेज है ग्रोइंग स्टेज, हैव ए मनी प्लस एनर्जी बट नो टाइम। तीसरा स्टेज है हैव ए टाइम, हैव ए मनी बट नो एनर्जी। जो हमको लाइफ को एंजॉय करना है ना, वो दोस्तों ये 3 स्टेज का जो पीछे का भाग है ना, वो सब एज के अंदर आना चाहिए, लेकिन ये आता नहीं है। क्यों? अभी लाइफ फास्ट हो गई, ये लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज है। मैंने जो अभी तक मेरी लाइफ बताई ना, सब कॉम्प्रोमाइज किया, लाइफ ऑफ चॉइस इसमें आई नहीं। मैंने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किया देखो, जैसे बिजी हुआ तो मेरा टाइम चला गया, मेरे जितने भी फैमिली फंक्शन आए, मैं 10 साल में कहीं पे भी नहीं गया। पिक्चर देखने के लिए जाता हूँ, अभी तक के मैंने 10% पिक्चर पूरे देखे हैं, वरना मेरी वाइफ को लेकर मुझे वापस आ जाना, किसी का फोन आता था तो इतना सारा कमिटमेंट किया। मेरे बच्चे का बर्थडे था, मैं नहीं जा पाया, मेरी एनिवर्सरी थी, मेरी वाइफ अभी बताएगी, तो पूरा लाइफ ऑफ चॉइस। लेकिन वही दरमियान मेरी वाइफ को, जैसे मैं बोला ना चिंगारी, वो एक चिंगारी अंदर कुछ झपकी और कुछ उसको समझ में आया। और दोस्तों मैंने बताया जैसे आपके हमारी शादी के बाद हमारा थोड़ा मतलब जैसा कम्युनिकेशन बहुत ही लॉस हो गया था। ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी के थ्रू अभी हम फ्रेंड के जैसे रहते हैं, और हमारा जो ये बिजनेस अभी पूरा चल रहा है, जो भी एंजॉय कर रहे हैं, और मुझे जिसने भी फ्री अभी कराया है, जिसने डिसीजन लिया था, जिसको चिंगारी अंदर से जली थी, दोस्तों बिग एंड फॉर सोनल सावलिया। केम छो बधा मजामा? ओके, माई सेल्फ सोनल सावलिया। और इस बिज़नेस में सबसे पहले भगवान का मैं थैंक्स बोलूँगी कि जब ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई तो हमने ना नहीं बोला। और दूसरा कि मेरे मम्मी पापा जिसकी वजह से आज मैं दुनिया में हूँ, और मेरे सास ससुर, मेरे दियर देवरानी जो इस बिज़नेस में बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरा परिचय दूँ तो मेरा जन्म अहमदाबाद में हुआ था, और मेरे पापा अभी एक फार्मर है। और जब हम छोटे थे तब मेरे पापा मिल में जॉब करते थे, लेकिन कुछ मिलें बंद हो गई अहमदाबाद में, तो फिर हमारी दादा की ज़मीन है गांव में, तो हम शिफ्ट हो गए थे पूरी फैमिली के साथ। और अहमदाबाद से 17 किलोमीटर दूर हमारा गांव है। और मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ है, और हम 4 भाई बहन हैं। और मेरी बात बोलूँ तो जब मैं छोटी थी ना, तो ऐसा सब लोग बोलते थे, मेरे पापा, हम गांव में रहते थे, एक बार तुम फेल होगी ना तो आगे तुमको पढ़ाएंगे नहीं। और मैं पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं थी, लेकिन मुझे शौक बहुत था कि नहीं मैं पढ़ूंगी। और होशियार नहीं थी लेकिन मेहनत बहुत करती थी। और इसीलिए जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी ना, तो हमारे बहुत रिलेटिव बोलते थे कि 10th में बहुत फेल होते हैं। और मेरा तो ट्यूशन भी नहीं था, और पापा को भी बोल रहे थे कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना, लेकिन मेरे पापा को मैंने बोला था कि नहीं मैं 10th में डिस्टिंक्शन से पास होगी। और मैंने 10th में डिस्टिंक्शन से पास किया था। और उसके बाद मैंने 11th कॉमर्स में एडमिशन लिया, और 12th में भी मैं डिस्टिंक्शन से ही पास हुई थी। फिर मैंने बीकॉम कंप्लीट किया, और बीकॉम के बाद हम अहमदाबाद शिफ्ट हो गए, और वहाँ से मैंने अपना एमकॉम भी कंप्लीट किया था। और जब मैं एमकॉम में थी ना, तब मैं सोती थी, और बचपन से ही सोती थी कि मैं टीचर बनूंगी, क्योंकि मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है छोटे बच्चे को। तो फिर मैं एमकॉम में थी तो मैं सोचती थी कि मैं आगे बीएड करूंगी, लेकिन मेरे एमकॉम में थोड़े कम मार्क्स आए तो मुझे बीएड में एडमिशन नहीं मिला, और उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ था। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि जो होता है भगवान अच्छे के लिए करता है, क्योंकि अगर मैं एक बीएड करके मैं टीचर होती तो शायद
एक छोटे से क्लास में 30-40 स्टूडेंट के सामने ही बोलती, लेकिन आज इस बिजनेस में इतने बड़े हॉल में इतने लोगों के सामने मेरा प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। और एमकॉम के बाद फिर मैंने अपना एलएलबी ज्वाइन किया, और जब मैं बीकॉम करती थी तब से ही मैं ट्यूशन करवाती थी, क्योंकि मैंने अपने पापा से कभी बीकॉम के बाद पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मांगे। और फिर अपना एलएलबी के जब मैं सेकेंड ईयर में थी तभी शादी की बात आई, तो फिर मैं ऐसा सोचती थी कि मेरी शादी किसी डॉक्टर से हो, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड को मैंने देखा था कि उसकी शादी डॉक्टर से तय हुई थी, और वो उसके मम्मी पापा बोल रहे थे कि डॉक्टर लोग बहुत पैसा कमाते हैं और उसको समाज में बहुत मान सम्मान मिलता है। तो मेरा ये ड्रीम भी पूरा हुआ। जब मैं एलएलबी के सेकेंड ईयर में थी तभी मेरी शादी प्रदीप से तय हुई, और शादी के बाद जब मैं सूरत आई तो यहाँ सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे 2 दीवर, एक देवरानी और उसका बेटा, और मेरे सास ससुर है वो गांव में रहते थे, क्योंकि वहाँ हमारी खेतीबाड़ी की ज़मीन है इसलिए। और फिर मैंने एलएलबी का 3rd ईयर सूरत में आके कंप्लीट किया था। अहमदाबाद में अप डाउन करती थी क्योंकि एक्सटर्नल स्टूडेंट की तरह करती थी। और फिर जब मैं सूरत आई तो वहाँ मैं ट्यूशन करवाती थी, क्योंकि घर पर बैठना मुझे ऐसे भी पसंद नहीं था। और प्रदीप डॉक्टर है तो वो ज़्यादातर उसका टाइम क्लिनिक पे ही रहता था। शादी के 1-2 साल तो बहुत अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा प्रदीप बहुत व्यस्त हो रहे थे। इतने व्यस्त कि सुबह 9 से दोपहर 3 बजे और शाम को 5 से रात के 12, और 12 बजे के बाद भी फिक्स नहीं, अभी पेशेंट का फोन आ गया तो फिर रात के 2 बज जाते थे। इतने व्यस्त हो रहे थे, और इतने व्यस्त थे कि जब हमारी पहली एनिवर्सरी थी ना तब सारे गेस्ट 9:30 बजे आ गए और प्रदीप 11:30 बजे आए थे, क्योंकि उसके पेशेंट बहुत थे। मुझे बहुत दुख हुआ था, और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करूं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम आए, लेकिन ट्रेडिशनल लाइफ में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा काम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था। और फिर शादी के 3 साल के बाद हमारे यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ, और अभी वो 3 साल का है। और जब मैं प्रेगनेंसी के दौरान अपनी मम्मी के यहाँ गई थी, और फिर मम्मी के घर से मैं जब सूरत आई तो भी मैंने देखा, मैं जब आ रही थी तभी भी मैंने प्रदीप को बोला था कि तुम 10 बजे आ जाना, अभी तो मैं मेरे अपने बेटे को लेके मैं आ गया, अभी तुम्हारा शेड्यूल थोड़ा कम कर देना, लेकिन नहीं हुआ था। और फिर जब मैं सूरत आई तभी एक दिन मेरी एक फ्रेंड्स का मुझे फ़ोन आया था दोपहर को कि आज मैं तुझे मिलने आ रही हूँ। और फिर दोपहर को मेरी फ्रेंड्स मुझे मिलने आई, और उसने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स डेमोस्ट्रेशन दिखाए थे, और उसके साथ उसकी एक और डॉक्टर फ्रेंड्स भी थी, और वो दोनों कोई और नहीं, मेरे दोनों अपलाइन, डॉक्टर ईला एंड डॉक्टर मीनाक्षी, दोनों के लिए एक बार जोरदार क्लैप। और प्रोडक्ट्स डेमो देखने के बाद मुझे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे थे, और मैंने उससे कहा था कि ये प्रोडक्ट्स तो हमारे घर में यूज़ होते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे घर में ग्लिस्टर, 2-in-1 शैम्पू और कार वॉश का यूज़ हो रहा था, जो प्रदीप उसके किसी फ्रेंड्स के यहाँ से लाए थे। और उसने मुझे सब प्रोडक्ट्स दिखाई, और प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने उससे बोला मुझे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए। तो उसने बताया कि तू ज्वाइनिंग करके प्रोडक्ट्स लेगी ना तो प्रोडक्ट्स तुमको 20% लेस में मिलेंगे। लेकिन मैंने उससे पूछा कि तूने ज्वाइनिंग कर लिया? वो बोली हाँ। तो मैंने उससे कहा कि तुमने ज्वाइनिंग कर लिया तो तू ही मुझे 20% लेस में प्रोडक्ट्स देना। लेकिन वो बहुत स्मार्ट है, वो बोली मैं तुमको 20% लेस में प्रोडक्ट्स नहीं दूंगी। और फिर मैंने पूछा ज्वाइनिंग क्या है, तो 1000 रुपया ही था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो प्रोडक्ट यूज़ करना है तो मैं ज्वाइनिंग कर लेती हूँ। और उसीलिए प्रोडक्ट यूज़ के लिए हमने बिजनेस ज्वाइन किया था, क्योंकि उस टाइम मेरा बिजनेस करने का कोई वो नहीं था। और फिर मेरी फ्रेंड्स जब घर से जा रही थी तो उसने मुझे एक बात कही थी जाते जाते कि सोनल इतना छोटा ये बिजनेस में थोड़ा सा काम करके तू एक्स्ट्रा 50,000 कमा सकती है। और वो भी बताया था कि उसके साथ उसकी जो फ्रेंड आई है वो ऑलरेडी कमा रही है 50,000। लेकिन उस टाइम मैं मान नहीं सकी कि इतना सिंपल और सरल काम करके भी क्या कोई 50,000 रुपया कमा सकता है। लेकिन उसकी 50,000 वाली बात मुझे याद तो रह गई थी। और फिर 3-4 महीने के बाद फिर उसका फ़ोन आया रिन्यूअल के लिए। फिर मैंने उससे पूछा तूने रिन्यूअल करवाया? बोली हाँ मैंने करवाया। तो मैंने बोला अभी तू ही मुझे 20% लेस में देना अगर मुझे कुछ चाहिए। फिर उसने मुझे मना किया, मैं तुमको 20% लेस में नहीं दूंगी प्रोडक्ट्स। और कुछ दिन के बाद मैंने भी रिन्यूअल करवाया था, मैंने लेट रिन्यूअल करवाया था। और फिर 7-8 महीने के बाद एक बार फिर उसका फ़ोन आया कि जो तूने बिजनेस ज्वाइनिंग किया है उसका रिन्यूअल करवाया है ना, उसका बिजनेस प्लान दिखाने के लिए आज हम आ रहे हैं। पहले ये बता प्रदीप कितने बजे घर पर आता है? मैंने बोला अब 11:30 बजे से पहले तो मत आना, वो 11:30 बजे के बाद ही आते हैं। और फिर उस दिन मेरी फ्रेंड्स, उसके हस्बैंड और उसके साथ उसके एक डॉक्टर फ्रेंड भी थे, और वो लोग 11:30 बजे हमारे घर पर आ गए थे। लेकिन उस दिन प्रदीप को कुछ लेट हुआ था और वो 12 बजे घर पर आए थे। और वो लोगों ने हमको रात के 12 बजे के बाद हम हस्बैंड वाइफ को प्लान दिखाया था। और प्लान देखे कि कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड थी।
और प्रदीप की बात बोलूँ तो वो इतने पॉजिटिव भी नहीं थे और नेगेटिव भी नहीं थे। उसने बोला बिजनेस बहुत अच्छा है, तुम कर लो बिजनेस, मेरे पास बिजनेस के लिए टाइम नहीं है। और प्रदीप की एक बात बहुत अच्छी है कि वो मुझे कभी कोई चीज़ के लिए ना नहीं बोलते, तो ये बिज़नेस के लिए भी उसने मुझे ना नहीं बोला। और इस बिज़नेस से पहले भी मैं बहुत सारे क्लासेस करती थी, डांसिंग, योगा, स्विमिंग, वो जो भी मुझे करना है वो कभी ना नहीं बोलते। और इस तरह हम बिज़नेस में आए और उसी महीने मेरी अपलाइन ने कुछ हेल्प की और डेमो करके मैं 6% 4-5 दिन में चली गई थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं 6% क्वालिफाई हुई थी और मेरी फ्रेंड बता रही थी तुम्हारे घर चेक आएगा। मालूम नहीं था कितने का चेक आएगा, लेकिन चेक आएगा ये मालूम था। और उसी महीने डिस्ट्रीब्यूटर मीट आ रही थी, तो फिर मेरी फ्रेंड्स ने मुझे इन्विटेशन दिया कि तुम जो मीटिंग है ना उसमें एक बार आओ, तुम वहाँ आके देखो तो सही। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर मीट जिस दिन थी ना उस दिन रविवार का दिन था और रविवार के दिन प्रदीप का क्लिनिक हाफ डे बंद रहता है। तो मैंने प्रदीप को बोला कि अभी संडे के हाफ दिन के बाद हम घूमने ही जाते हैं, तो चलो आज हम मीटिंग में जाते हैं, अगर तुमको अच्छा लगे तो बैठेंगे वरना निकल जाएंगे। और ऐसे करके हम डिस्ट्रीब्यूटर मीट में गए थे। लेकिन जैसे ही हम हॉल में एंटर हुए ना तो मैंने वहाँ देखा एक चीज़ कि वहाँ सब कपल में थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, सब पति पत्नी थे। और दूसरा कि मैंने देखा वहाँ के सबके चेहरे पर इतनी खुशी, इतना एक्साइटमेंट था जो मैंने शायद इससे पहले कभी इतने लोगों में नहीं देखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम भी उस महीने 6% गए थे, तो हम भी स्टेज पे गए, बहुत से लोगों ने पहली बार हमारे लिए क्लैपिंग की थी, बहुत खुशी हुई। और हम बैठे थे तो हमने एक कपल को स्टेज पे देखा और वो हस्बैंड वाइफ उस महीने सिल्वर क्वालिफाई हुए थे और उसकी वाइफ है जो सर पर साड़ी का घूंघट रखे इतने कॉन्फिडेंस स्टेज पर से बात कर रही थी। और उस दिन मैंने उस लेडी को देख के डिसीजन लिया था कि अगर ये लेडी बिजनेस कर सकती है तो मैं तो ये बिजनेस 100% कर सकती हूँ। और डिस्ट्रीब्यूटर मीट में से आने के बाद हस्बैंड वाइफ ने डिसीजन लिया था कि ये बिजनेस करेंगे। लेकिन बोलते हैं ना चैलेंजेस, शुरू में हमको भी थोड़ी आई थी, लेकिन दोस्तों हमने कभी जो चैलेंज आई उसको बहाना नहीं बनाया, उसको एक कारण बना के बिजनेस करते रहे। क्योंकि पहला चैलेंजेस था मेरा बेटा, वो 15 महीने का था जब बिजनेस ज्वाइन किया था, तो उसकी ऐसी आदत थी वो मेरे बिना कभी रहता ही नहीं था। तो शुरू में जब डेमो प्लान या मीटिंग फंक्शन कहीं पर भी जाना हो ना तो वो थोड़ा रोता, मुझे शुरू में ऐसा लगता था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद मैंने देखा उसको हैबिट हो गई मेरे बिना रहने की। और दूसरा हमको वो भी फायदा हुआ कि जब वो 2 साल का हुआ ना तब से वो इतना सेल्फ डिपेंडेंट हो गया ना, वो अपना खुद काम सब खुद कर लेता है। जैसे कि वो अभी 2 साल का, तब से वो खाना भी खुद खाता है, अपनी डिश भी खाने के बाद रख देता है, अपने जूते टॉयस वो सब प्रॉपर जगह पे रखता है, सब चीज़ कर लेता है। और इस बिजनेस में आने के बाद जब मैं बिजनेस की बुकें पढ़ती हूँ ना रूम में, तो वो उसकी नर्सरी की बुक लेके आके मेरे बाजू में पढ़ने लगता है। कई लेडीज़ को ऐसा होता है ना, बच्चों को होमवर्क कराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरा बेटा आज नर्सरी में है लेकिन उसको मैं होमवर्क नहीं करवाती, वो खुद अपना होमवर्क कर लेता है। अगर ये बिजनेस में नहीं होते तो ये सब चीज़ सिखाने में मुझे बहुत टाइम लगता। और इस बिजनेस में आने के बाद हमने देखा, और जब हमने डिसीजन लिया कि बिजनेस करना ही है, तो इस बिजनेस हमने हस्बैंड वाइफ ने बहुत ही दिल से किया। और शुरू की बात करूं तो प्रदीप का क्लिनिक का बहुत टाइट शेड्यूल था, तो वो रात के 10:30 बजे के बाद ही घर पर आते थे। तो शुरू में तो हम 10:30 बजे के बाद बिजनेस बिल्ड करते थे, लेकिन हम करते थे जो भी टाइम रहता था, दोपहर को कुछ टाइम मिलता था, हम ये बिजनेस दिल से बिल्ड करते थे। और आज मैं ये भी बताऊंगी दोस्तों कि इस बिजनेस में हमारे कौन से ड्रीम पूरे हुए, हमको इस बिजनेस से क्या मिला है। तो मैं पहला बताऊंगी कि जो मेरा सबसे पहला ड्रीम था प्रदीप का टाइम मुझे और मेरी फैमिली को मिले, तो आज प्रदीप रात के 8:30 बजे घर पर आ जाते हैं। और शायद ये बिजनेस में नहीं होती तो मुझे पक्का मालूम है वो अगले 20 साल तक तो नहीं आते 12 बजे से पहले। और दूसरा, लेडीज़ को बोलेगी शॉपिंग करना पसंद है सबको? ओके, मुझे भी पसंद था। ऐसा नहीं इस बिजनेस से पहले शॉपिंग नहीं करते थे, लेकिन शॉपिंग कम करते थे और साड़ी और ड्रेस के प्राइस टैग ज़्यादा देखते थे क्योंकि लिमिट बजट में शॉपिंग करना होता है ना। ओके, और लेडीज़ को बोलोगी कि बचपन से मुझे घूमने का भी बहुत लेडीज़ को घूमना बहुत पसंद है। घूमना मुझे भी पसंद था। इस बिजनेस से पहले ले जाते थे प्रदीप घूमने, एक बार ले गए थे मुझे शादी के बाद हनीमून में शिमला मनाली, फिर ले जाते थे सूरत से नजीक डूमस, सापुतारा, महाबलेश्वर, क्योंकि टाइम पैसा जो भी हो वो सब कुछ। लेकिन आज इस बिजनेस को हम 2-3 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न घूम के आए हैं, और वो भी फ्री में घूमना सबको पसंद है। और इस बिजनेस में खासकर मैं यहाँ से एक लेडीज़ जो फर्स्ट टाइम में है और हाउस वाइफ है, ऐसी कोई लेडीज़ है जो हैंड रेज करो? ओके, हाउस वाइफ। ओके, आपका नाम क्या है बहन? ओके, हाँ मोनाली, आप हाउस वाइफ हो, कुछ और नहीं करते? ओके, आप हाउस वाइफ है, बच्चे?
हाँ ओके, आप हाउस वाइफ है तो पूरा दिन घर का काम करते हैं, खाना पकाते हैं, बच्चों का भी ख्याल रखते होगे, हस्बैंड का अगर पेरेंट्स है तो उसकी भी केयर करते होगे। लेकिन मोनाली बहन, आपने कभी देखा, कभी हस्बैंड ने ऐसे आपकी स्पेशली तारीफ की, आपका आइडेंटिफिकेशन किया, आपको स्पेशल रिकॉग्निशन दिया? अगर ये कई बार ऐसा होता है कि सब्जी में थोड़ा नमक ज्यादा हो जाए तो हस्बैंड बोलेंगे, लेकिन कभी किसी अच्छी सब्जी बनाई ना तो नहीं बोलेगी इतना अच्छा खाना बनाया। लेकिन ये बिजनेस में आप थोड़ा सा काम हस्बैंड के साथ रात के 2 घंटे 2 या 3 साल करोगे ना, तो आपको जो मैं यहाँ से बोली वो सब चीज आपको मिलेगी। और दोस्तों, इस बिजनेस से पहले की बात करूँ तो मेरी बहुत कम फ्रेंड्स थी, लेकिन इस बिजनेस से आज मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है और मेरी टीम में ही मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स है। और मेरे अपलाइन की बात करूँ तो मेरे अपलाइन में है मेरी बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर ईला, डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर शैली, अमीव्या, संगीता सिंह और संध्या सेट्टी, जो अमेजिंग लीडर है। उसके पास से मैं आज भी बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रही हूँ। और इस बिजनेस में बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है, वर्ल्ड क्लास। तो वो प्रोडक्ट यूज़ करने से मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हुई। उससे पहले मुझे, बिजनेस से पहले मुझे बहुत हेल्थ चैलेंजेस थी, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ हूँ तो भी हर 3 महीने मुझे पाइन चढ़ाना पड़ता, इतनी मैं बीमार रहती थी। लेकिन आज मुझे याद है कि 2 साल से मैं एक भी बार बीमार नहीं हुई हूँ। और मेरी फैमिली में भी बहुत से लोगों की हेल्थ अच्छी हुई है। और दोस्तों, ये बिजनेस के बारे में एक ही बात बोलूँगी कि एक ही ऐसा बिजनेस है जहाँ पर लोग हमको ड्रीम पूछते हैं। ट्रेडिशनल लाइफ में कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पर लोग पूछेंगे ड्रीम? नहीं। एक ही ऐसा बिजनेस है जहाँ पर अपलाइन हमें पूछते हैं आपका ड्रीम क्या है और आप लाइफ में क्या पाना चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ड्रीम है और आप भी कुछ पाना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है। दोस्तों, हमारा जो ड्रीम था उस पर हमने भरोसा किया और हम खुद से कहते रहे कि हम ये कर सकते हैं। और मैंने एक बुक में भी पढ़ा था कि इंसान जिस चीज़ के विचार को अपने मन में बसाकर उस पर विश्वास कर ले, वो चीज़ उसे 100% मिलती है। दोस्तों, हमने हमारा ड्रीम था उस पर भरोसा किया तो हमारा ड्रीम पूरा हुआ। और लास्ट में एक स्टोरी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन पूरा करूँगी। एक भिक्षुक था, वो खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ चुनने गया। तो वहाँ उसने कुछ अलग ही देखा। वहाँ उसने देखा एक बिना पैरों वाली लोमड़ी को देखा जो चल नहीं रही थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वो जिंदा भी थी और चल नहीं रही थी तो भी जिंदा भी थी और तंदुरुस्त भी थी। और फिर लोमड़ी को देखे उसने सोचा कि ये कैसे जिंदा होगी। ये सोच ही रहा था, तभी उसने कुछ आवाज़ें सुनी। तो उसने उस दिशा में देखा तो वहाँ से जंगल का राजा शेर आ रहा था। और फिर उस भिक्षुक ने शेर को देख के जल्दी से वो पेड़ पर चढ़ गया डर के मारे, और वहीं से वो देखने लगा। तो उसने देखा कि वो शेर वो लोमड़ी की तरह जा रहा था, लेकिन उसने लोमड़ी का शिकार नहीं किया। वो शिकार करके आया था शेर, तो उसके मुंह में कुछ था हिरन का शिकार, तो उसमें से कुछ उसने लोमड़ी को खाने के लिए दिया। और ये देख के तो वो भिक्षुक को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है, और उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए वो दूसरे दिन भी वहाँ आया और देखने लगा। और दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, शेर आया, उसने लोमड़ी को खाने के लिए कुछ दिया और फिर वो चला गया। और ऐसा देख के वो मन ही मन बोला कि ये भगवान होने का सबूत है। वो जिसे पैदा करता है उसके लिए रोटी का भी इंतजाम करता है। और आज से मैं भी इस लोमड़ी की तरफ भगवान की दया पे ही जीऊंगा। वो भी मेरी भोजन की व्यवस्था करेगी। और ऐसा सोच के वो एक सुनसान जगह पे चला गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा भी भगवान आएंगे मुझे खाना देंगे। 1 दिन बीता, कोई नहीं आया। 2 दिन बीता, 5 दिन, 7 दिन, और बिना खाए भी उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो चल भी नहीं पा रहा था। और तभी एक दिन एक महात्मा जी वहाँ से गुजरे, और वो महात्मा जी को देख के वो भिक्षुक रोने लगा और उसने अपनी पूरी कहानी बताई। और फिर महात्मा जी से वो कहने लगा कि अब आप ही बताओ महात्मा जी, भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, उसको मेरी दया नहीं आती होगी। तो फिर महात्मा जी ने बताया, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकती हो? तुमने ये क्यों नहीं समझा कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए उससे हम उल्टा समझ लेते हैं। भगवान ने हम सबको कुछ ना कुछ शक्तियाँ दी है जो हमें सफल और महान बना सकती है, लेकिन हमें उस पर विश्वास करना है और मानना है। उस भिक्षुक का तो नसीब अच्छा था कि उसको वो महात्मा जी मिल गए, लेकिन हमें चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे ना। दोस्तों, अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये आगो की रो में जो बैठे हैं वो सफल लीडर है, वो बहुत ऑलरेडी सक्सेसफुल रहे, और वो जो काम कर रहे हैं वो काम उसको आप फॉलो करो तो आप भी एक दिन 100% सफल होगे। और लास्ट में एक मैं सेंटेंस कहूँगी कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। थैंक यू, लव यू एंड गुड टाइम। एंड बैक टू माय क्राउन हस्बैंड प्रदीप। एक्साइटेड फ्रेंड? जोरदार ताली सोनल के लिए दोस्तों।
दोस्तों पहले मैं जब मैं ये बिजनेस में नहीं थे, इससे पहले मैं कहीं पे भी हम बाहर जाते थे तो कार में से मैं उसको बोलता था तो कुछ बच्चे के लिए कि खुद के लिए कुछ खाना है तो यहाँ से ये लेके आओ, पानी लेके आओ, लेकिन वो जाती थी नहीं। 2 बार बोलता था तो रोने लगती थी क्योंकि उसको बहुत ही डर लगता था। और यहाँ पे आज थ्रू दिस सिस्टम इतने लोगों के सामने इतना अच्छा बोल सकती है। दोस्तों जोरदार ताली। दोस्तों रूटीन साइकिल कैसा था हमारा? मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ पे कितने लोग डॉक्टर हैं आज? वेरी गुड, जो जबरदस्त ताली सब डॉक्टर के लिए। मैं सुबह उठता था, सुबह उठ के क्लिनिक जाता था, फ्रेश होके एकदम क्लिनिक जाता था तो वहाँ पे बहुत योगा करता था। सुबह एकदम योगा करता था, पॉजिटिव हो जाता था। फिर वहाँ के जाके क्लिनिक 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 पेशेंट, जैसे पेशेंट आगे देखते जाता था, मेरा जितना भी सुबह 3 घंटे का योगा का पावर था पूरा डाउन। फिर वहाँ से ब्रेन का पूरा हेमरेजिंग चालू, सुबह से शाम तक पूरा पेशेंट 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 लाइफ। शाम को आके खाना खा के एक छोटा सा एक 10-15 मिनट का राउंड लगा के सो जाता था। 365 दिन यही साइकिल हमारा चलता था। इसके बीच में कुछ नहीं आता है। आप सोचो, आप जो भी जिंदगी में जी रहे हो वहां पे कौन सा साइकिल चल रहा है? एक्चुअली होता क्या था, मैं ड्रीम के लिए जी रहा था लेकिन जिंदगी मेरी काम के लिए हो गई थी। पूरा काम 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 सुबह से शाम। वही दिन पे इसने कुछ ऐसा स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया कि भाई ये सब चीज अच्छी नहीं है, लोगों के घर जाना, लोगों को बात करना, प्रोडक्ट का ये बिजनेस है, चैनल है। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज थी। क्यों? मैंने 1998 में मेरे फ्रेंड ने बताया था, 2001 में एक ने बताया, 2003 में, 2007 में 4-5 बार मेरे फ्रेंड ने बताया। इसमें से लास्ट जितने 2 बार मुझे बताया ना, वो दोनों लोगों को मैंने बिजनेस छुड़वा दिया। दोस्तों मैंने बंद करवा दिया। तो मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं था। तो मैंने क्या किया, इसने और इसकी स्पॉन्सर ने, हमारे जो स्पॉन्सर है उसने स्टार्ट किया तो दोनों को मैंने होल्ड अप कर दिया। मैंने बोला तुमको जितना भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं करो, ये हमें नहीं करना है और घर का ध्यान रखो, बस यही काम करो और हमारी सेवा करो। इतना बोल के छोड़ दिया। 10-15 महीने के बाद, 10-12 महीने के बाद मेरे बच्चे को जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेशन इतना खराब हो गया कि मैंने मेरी दवाई दी, अच्छा नहीं हुआ। होम्योपैथी की 2-3 महीना दवाई चलाई, ठीक नहीं हुआ। ऐसा कॉन्स्टिपेशन वैसा बन जाता था। मुझे उसके लिए टेबलेट रखनी पड़ती थी हर रोज शाम को। 1 घंटा स्टूल पास करने के लिए वो रोता था, रटता था। वो हम देख नहीं पाते थे तो मैं क्या करता था, उसकी टेबलेट आती है डल्कोलेक्स, वो मैं रख देता था, 15-20 मिनट में स्टूल पास। रोज का शेड्यूल है। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं एक सूरत के बहुत ही अच्छे पीडियाट्रिशियन है, उसको दिखाया तो उसने बोला है बहुत ही खराब कॉन्स्टिपेशन है, लाखों लोगों में एक बच्चे को हो जाते हैं। पेट के ऊपर हाथ रखते हैं तो अंदर कुछ लगता है, ऐसा लगता है, गांठ जैसा हो जाता है, छोटी छोटी गांठ है। तो फिर उसने मुझे बताया कि तुम्हें काम करो कि यहाँ के जो टॉप डॉक्टर है ना, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक सर्जन, उसको बताओ तुम। तो मैंने उसको दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसको 3 महीना तक मैं एक सिरप लिख के देता हूँ, 15 ml देना है, 3 टाइम देना है। वो सिरप हम लेंगे ना शाम को, सुबह 2-3 बार जाना पड़ेगा। 1.5 साल के बच्चे को, मैं डॉक्टर होते हुए नहीं देना चाहता था। तो मैंने मेरी वाइफ सोनल को बोला कि भाई तुम उसको लेके गांव चले जाओ, कुछ वहाँ पे एटमोसफेयर चेंज होगा तो अपना डाइजेशन थोड़ा सुधरेगा तो अच्छा होने का चांस ज़्यादा है। तो वही दरमियान हमारे जो स्पॉन्सर है उसके घर में बैठने गए तो उसने मैं बताया कि यहाँ पे न्यूट्रीलाइट है, उसका प्रोटीन बच्चों के लिए आता है, पाउडर आता है, उसकी टेबलेट से वो आप दो तो शायद चांस है कि उसका इंटेस्टाइन का जो पावर है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। हमने 10 दिन उसको दिया। 11वें दिन से लेके अभी 3 साल 2.5 साल हो गए, अभी तक एक भी बार कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ। ये प्रोडक्ट का पावर है दोस्तों। फिर मुझे लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो कुछ है। तो फिर हमारे स्पॉन्सर से बात हुई हमारी, तो उसने बताया कि तुम्हारे घर में अभी तुमको देखना है तो देखो कितने लोगों को क्या है। तो मेरी वाइफ को 3 महीने में कफिंग हो जाता था तो उसको बिना स्टेरॉइड से ठीक नहीं होता था तो उसको देना ही पड़ता था। तो हमें उस यहाँ पे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमारे पास सप्लीमेंट है, वो चालू किया। मेरे मदर को आर्थराइटिस था, इसमें भी हम स्टेरॉइड देते हैं डॉक्टर, तो बहुत साइड इफेक्ट होता है इसका। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोजामाइन प्रोडक्ट है, वो दिया तो मेरी मदर का भी ठीक हो गया। मेरे फादर है वो 40 साल से ट्रैक्टर चला रहे हैं तो उसकी कमर और स्पॉन्डिलाइसिस होता है वो हो गया था। तो ये पूरे फैमिली के अंदर मेरा डाइजेशन वीक था क्योंकि मैंने लास्ट 7 ईयर से मैं 3 घंटे से ज्यादा कंटिन्यूस कभी नहीं सोया बिफोर दिस बिजनेस। तो मेरा पेट बहुत खराब था तो मैंने भी सप्लीमेंट बहुत चालू किया तो यहाँ पे मेरा भी ठीक हो गया। तो मैंने सोचा कि इतनी अच्छी चीज है तो हमें लोगों को क्यों नहीं बतानी चाहिए। तो वही दरमियान हम सोच रहे थे, वही दरमियान हमारे अपलाइन का फोन आया मेरी वाइफ पे कि अभी हम घर पे आ रहे हैं शाम को 11 बजे तुमको बताने के लिए। तो मैंने सोचा, वापस मेरे में नेगेटिविटी आई कि मुझे मेंबरशिप ये सब मुझे नहीं करना है। मैंने उसको बोला एमवी की जरूर बात करेंगे, तुम उसको मना कर दो, आज 12 बजे तक घर नहीं आने वाले। तो उसने वो लोग नहीं आए। 4 दिन के बाद वापस फोन आया कि हम आपके घर आने वाले हैं। तो मुझे लगा कि 100% ये एमवी की बात करेंगे आके, तुम उसको बोल दो कि आज 1 बजे तक घर नहीं आने वाले हैं। तीसरी बार फोन आया सप्ताह के बाद, वापस वैसा ही किया। चौथी बार वो लोगों ने सोचा नहीं, 11 बजे मेरे घर पे आके बैठ गए।
मेरे घर से सोनल का फोन आता है कि वो लोग आए हैं और उसके साथ एक जबरदस्त कोई डॉक्टर है, एकदम यंग कपल है, वो साथ में आए हैं। तो मैंने बोला जरूर एमबीए की बात करेंगे, उसको तुम बोल दो कि वहाँ पे अस्पताल में 10 लोगों को एडमिट किया हुआ है अभी, और शायद नक्की नहीं है कब आएंगे। तो ऐसा बोलने के लिए बोला, तो वापस सोनल का फोन आया कि वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि साहब सुबह तक नहीं आएंगे, तुम यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि वो हमारे घर रात को 12 बजे आए थे, सवाल ये है कि आप किसी के घर रात को 12 बजे साथ जा सकते हो दोस्तों। फिर हमारी मुझे मजबूरन आना पड़ा, मैं फटाफट घर आया। हमारी जो 30 मिनट की बात हुई, वहां पे मुझे कुछ प्लान ऐसा कुछ नहीं बताया था, लेकिन छोटी छोटी बात मुझसे की उसने। वो 30 मिनट की जो हमारी टॉक थी, वो टॉक ने पूरी मेरी लाइफ चेंज कर दी दोस्तों। वहां पे क्या बात हुई मैं आपको बताता हूँ। उसने मुझे आते ही थोड़ा 5-10 मिनट ऐसे बात किया कि डॉक्टर तुमको प्रैक्टिस में मजा आता है। मैंने बोला बहुत मजा आता है, बहुत मेरा पैशन है। था नहीं, डॉक्टर का ईगो होता है ना कि बुरी बात अपने लिए नहीं बोलना है। तो मैंने बोला क्यों मेरी बात बुरी बोलूं? मैंने बोला सर बहुत मजा आता है। तो उसको लगा एक ऐसा डॉक्टर है, रात को 12 बजे आता है फिर भी उसको मजा आता है। तो बोलता है कि पेशेंट देखते हो तो एग्जामिनेशन करने बहुत मजा आता है। हमें तो बहुत मजा आता है, मेरे सामने कोई खांसी खाता है तो मेरे मुंह पे तो भी मजा आता है। मेरे चैम्बर में कोई वॉमिटिंग करता है तो बहुत खराब स्मेल आती है तो मुझे मजा आता है। कोई डॉक्टर थोड़ा बोलेगा मुझे नहीं मजा आ रहा है, सबको तकलीफ है, लेकिन प्रोफेशनल है, किया है तो आगे वही घोड़ा गाड़ी चलानी है, दूसरा कुछ कर तो सकते नहीं है। तो मैं ऐसा कर रहा था तो एक क्वेश्चन उसने पूछा कि डॉक्टर तुम कौन सी क्योंकि जो हमारी अप्लाई है ना बहुत ही स्मार्ट है, उसने क्वेश्चन को यू टर्न दिया मुझे कि भाई तुम जो कौन सी कार चला रहे हो। मुझे लगा कि भाई पेशेंट से कार पे कहाँ पे आ गए। तो मैंने बोला i10 चलाता हूँ। व्हाट से? बोला अच्छी कार है, तो बहुत बढ़िया कार है, हुंडई की। एडवर्टाइज करने लगा मैं। तो उसने बोला सोचो पल भर, आप भी सोचो जो मुझे बोला था। उसने ऐसा बताया कि आपकी फैमिली हाईवे पे जा रही है i10 में, दूसरी तरफ एक ऑप्शन ये है, और दूसरी तरफ एक BMW है, इसमें आपकी फैमिली जा रही है। और जैसे रोड पे होता है, सबके साथ नहीं होता है लेकिन हो सकता है कभी बाय चांस कुछ एक्सीडेंट ऐसा हो गया, तो आपकी फैमिली सिक्योर किस में है? तो मैं सोचने लगा, बोला हुंडई में जाएगा तो ऐसे ही इकट्ठी हो जाएगी, आगे से पीछे एक हो जाएगी। BMW कुछ, तो मेरे दिमाग में थोड़ी पॉजिटिविटी आई। मैंने बोला ये आदमी को कुछ जवाब ज्यादा नहीं देना है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछने जा रहा था ना, मैंने उसको बताया सर आप जो भी बताओ ना, बात बहुत बढ़िया करते हो, लेकिन मुझे एमबीए नहीं करना है। उसने बताया क्यों नहीं करना है? मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसने 2 क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है डॉक्टर, वो तुम्हारा अचीवमेंट है या प्रॉब्लम है? तो मैं बताने जा रहा था कि अचीवमेंट है। तो वापस उसने पूछा सोच के बताना। मैंने बोला सोचना तो पड़ेगा, यहाँ पे कुछ कह रहा है तो कुछ बात में दम है। तो मैंने सोचा तो प्रॉब्लम है। मैंने जवाब नहीं दिया, मैं देखता रहा उसके सामने। दूसरा क्वेश्चन किया मुझे इसने कि तुम्हें ऐसा लगता है कि आज तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद टाइम तुम्हें मिलेगा? तो मेरा दिमाग सोचने लगा। मैंने सब डॉक्टर को चेक करना चालू किया, वहां पे बैठे बैठे। 60 साल का डॉक्टर प्रैक्टिस, 70 साल का डॉक्टर प्रैक्टिस, सब शाम को 11 बजे घर आते हैं। मैंने कोई डॉक्टर को फ्री नहीं देखा। मैंने बोला ये बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। और दूसरी चीज, वो डॉक्टर को मैंने, वो एनेस्थेटिक था, उसको 10 साल पहले मैं उसके साथ कॉन्टेक्ट में था। तो जहाँ पे अस्पताल में वो एनेस्थेसिया देता था ना, वहाँ पे मैं जॉब करता था। तो मुझे वो टाइम पे वो ठीक थे उसके हिसाब से, लेकिन मुझे बहुत इगोइस्टिक लगते थे। उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा नहीं लगता था, मुझे सूट नहीं करता था। मैं उसके साथ बात करने को ही राजी नहीं था। लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी सी बात कर रहे, मेरे में इंटरेस्ट ले रहे, मुझे ऐसा बता रहे थे कि ये बिजनेस तो तुम फ्री हो सकते हो, तुम्हारी लाइफ यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगी, ये सब मुझे बता रहे थे। मैंने बोला ये ऐसा डॉक्टर, टेढ़ा डॉक्टर अभी है कि ये इसी बातें क्यों करता है? तो मैंने उसका पूछा ये सब साइड में रखो बिजनेस की, आप मुझे ये बताओ कि आप में इतने चेंजेस कहाँ से आए? तो उसने बताया मुझे कि यहाँ पे जो ये कंपनी का काम प्रोडक्शन का है, लेकिन यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम है, बहुत ही बढ़िया है। वहाँ पे सक्सेसफुल पॉजिटिव लोग होते हैं, एटमॉस्फेयर होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग आते हैं, अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग वहाँ पे रहते हैं, सब लोग की वहाँ पे लाइफ चेंज होती है। और वहाँ पे इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है कि वहाँ कोई भी नेगेटिव आदमी जाते हैं तो पॉजिटिव होके आता है। और सिस्टम का नाम बताया, जो बैनर वहाँ पे लगा ना दोस्तों, ब्रीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम दोस्तों। और उसने जितनी भी चीज बताई ना, वही फंक्शन में आप बैठे हो यहाँ पे आज दोस्तों। तो मुझे लगा कि नहीं इसमें कुछ अच्छी बात है। लेकिन उसने मुझे विजन क्लियर कराया। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उसने मुझे इसके बारे में बताया। लेकिन एक क्या है, ये सब चीज जो मैं बताऊंगा ना अभी, वो कॉमन सेंस की चीज है। कॉमन सेंस के लिए एक बात बताऊंगा आपको। एक बार क्या हुआ, एक अनपढ़ पिताजी और पढ़ा हुआ लड़का कैंपिंग के लिए गए और वहां पे उसने तंबू खींच के वहां पे रात को सो रहे थे। तो रात को अचानक पिताजी की नींद उड़ गई। उसने उसको बेटे को फटाफट उठाया, देखो देखो बेटा आकाश में क्या दिख रहा है? तो पटे हुए बेटे ने बताया कि आकाश में बहुत सारे तारे दिखते हैं। तो उसने बताया कि वो मैसेज क्या दे रहे हैं?
तो उसने बताया कि वो मैसेज दे रहे हैं कि वहां पे दर्जन बंद गैलेक्सिया है, ध्रुव का तारा है, ये है, बहुत ही चमक रहे हैं। पिताजी ने बोला, इडियट, मूर्ख, स्टूपिड, इतना नहीं मालूम है कि हमारा तंबू कोई चोर गया? दोस्तों, कॉमन सेंस का बिजनेस है। मुझे जब मेरी अपलाइन ने बताया ना कि डॉक्टर ये कंपनी के बारे में तुम क्या जानते हो, मैंने एक ही चीज बताया था उसको कि कंपनी है ना, चैनल बनाने की सिस्टम है। लेकिन उसने बोला आपकी बात सही है, लेकिन देखो मैं आपको बताता हूँ। उसने मुझे बताया कि कंपनी 52 ईयर्स ओल्ड है, 52 साल से पूरे वर्ल्ड में कंपनी चल रही है। तो मैं तो चौंक उठा, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, इससे डबल साल तब से चल रही है, तो मुझे क्या सोचना चाहिए। दूसरा उसने बताया कि यहाँ पे 1000 पेटेंट प्रोडक्ट है, 1000। मैंने अभी तक कोई कंपनी नहीं देखी कि यहाँ पे 10, 20, 30 प्रोडक्ट होगी पेटेंट। एक पेटेंट लेने के लिए 1 साल लगता है। दूसरा उसने बताया कि ये कंपनी 90 से ज्यादा देशों में चल रही है। तो मैं तो और इंप्रेस हो गया, क्योंकि मुझे अभी तक 90 देशों का एक साथ नाम नहीं बोल सकता हूँ। 90 देश में ये कंपनी चल रही है, तो मैं और इंप्रेस हो गया। मेरे में जो नेगेटिविटी थी ना, वो धीरे धीरे किल होने लगी। डॉक्टर से नॉर्मल आदमी बनने लगा मैं। ईगोइस्ट था, जो ईगो अंदर था उसको डाइल्यूट होने लगा। फिर उसने बताया कि कंपनी की प्रोडक्ट EEE की अवार्ड मिला हुआ है। EEE मीन्स, उसने मुझे समझाया, फर्स्ट इकोनॉमी है, प्रोडक्ट यूज करने में सस्ती पड़ती है। दूसरा, मुझे ऐसा दिमाग के अंदर था इसकी प्रोडक्ट बहुत महंगी आती है, लेकिन उसने मुझे बताया कि पर कॉस्ट ये कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट होती है। जैसे आप यूज करते हो, तो जैसे लास्ट में आप गिनोगे ना, तो हमारे घर में जो भी यूज हो रहा है केमिकल, उसकी जगह पे प्योर एंड नेचुरल और हमको चीप पड़ेगी। तो मैं तो और इंप्रेस हुआ। दूसरा ये बताया इफेक्टिव है, थोड़ा भी आप यूज करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तीसरा बताया इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, इसकी प्रोडक्ट हमारी जमीन, हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। मैं तो और इंप्रेस हो गया, मुझे लगा कि नहीं, ये तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। फिर उसने बताया कि यहाँ पे 5A+ का उसके पास रेटिंग है। कंपनी का ईयरली टर्नओवर पूरे वर्ल्ड में 652 करोड़ समथिंग वो टाइम पे था। तो बोला इतना सारा ये सब कर रही है, तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। फिर 2 चीज और कॉमन सेंस की बताई। मुझे बोला कि डॉक्टर तुम एक चीज बताओ कि अभी तुमको अच्छा लगा। मैंने सर मैं तो बहुत अच्छा लगा, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बिजनेस है ना, कॉमन सेंस का है। इसने ऐसा मुझे बताया। कैसे? अभी तुम चालू करोगे ना, तो तुम किसी को पूछने जाओगे। तो उसने बताया तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक मोची है जो भी टांका लेता है, एक डॉक्टर है वो भी टांका लेता है। मोची को, गांव के मोची को तुम 25 साल से पहचानते हो, और यहाँ पे कोई अच्छा डॉक्टर है सक्सेसफुल, 5 साल से उसको पहचानते हो। उस पर ज्यादा ट्रस्ट है मोची पे। अभी तुम्हें अस्पताल या क्लिनिक चालू करना है, तो किसका ओपिनियन लेना चाहिए? तो मैं तो सोचा, मैं तो डॉक्टर का ही लेना चाहिए ना। लेकिन अभी ये बिजनेस में क्या होता है मालूम? अभी जो मोची का ओपिनियन मैंने लिया होता ना, तो बोलता कि मेरे बाजू में आ जाओ और टांका लगाने लगो, बाजू में बिठा देता मुझे। दोस्तों, हमारी लाइफ में हमें जो आगे बढ़ना है, तो कुछ ऐसे सक्सेसफुल पर्सन है, उसको हमें रोल मॉडल बनाना है। और 90% लोग क्या करते हैं पूरी दुनिया में? चेक करते हैं वो क्यों फेल हुआ। क्योंकि मैं कोई ऐसे डॉक्टर को पूछने जाऊँ जो उसकी प्रैक्टिस 20 साल से कर रहे हैं और प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही है, कोई भी कारण होगा, लेकिन उसको पूछूंगा तो वो क्या बताएगा? अरे रहने दो ना यार, पूरे सुबह से शाम तक मच्छर मारता हूँ, कुछ नहीं आता है, डॉक्टरी नहीं करना है, दूसरा कुछ करो। और सक्सेसफुल आदमी को, सक्सेसफुल डॉक्टर को मिलूंगा तो वही बताएगा कि नहीं यही करो, ये सबसे बढ़िया है। तो ऐसे ही ये कॉमन सेंस का बिजनेस है दोस्तों। दूसरा, मुझे मेरी अपलाइन ने बताया कि यहाँ पे हर महीने 8000 का इन्वेस्टमेंट है, और मोर देन आप 80,000 हर महीने पे कमा सकते हो। लेकिन ये बार मेरे पास सोचने के लिए कुछ नहीं, मैंने सोचा ही नहीं, मैंने मान लिया कि नहीं अच्छा होता है। तो वही दरमियान हमारी ये सब बात हुई। लेकिन एक मेरे में जो दिमाग में एक रस्सी बंदी थी। कैसी? एक बार क्या हुआ, हाथी एक बंदा था, बहुत ही अट्टा कट्टा, उसके पैर में एक रस्सी बंदी थी। तो वहां से एक आदमी गुजरा, तो उसको लगा कि भाई इसके पैर में रस्सी बंदी है, हाथ में तो बहुत ही पावरफुल होता है, तो क्यों तोड़ नहीं सकता है। तो वही टाइम पे उसको दिमाग में चला, तो वापस आया। उसके जो मालिक था उसको पूछा कि भाई क्यों रस्सी बंदी है, तो तोड़ सकता है। तो मालिक ने उसको बताया कि इसका जो जन्म हुआ ना, तब से हम ये रस्सी से उसको बांधते हैं। तो उसके दिमाग में ऐसा फिट हो गया कि रस्सी में कभी नहीं तोड़ सकता हूँ। दोस्तों वैसे ही हमारी लाइफ के अंदर काफी सारी चीज में हमें रस्सी बांध दी है कि हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश तो करो दोस्तों। दोस्तों वही दरमियान हमारी एक टीम मीट हुई। वहां पे मुझे अपलाइन ने इनवाइट किया, बोला कि एक आदमी को लेके आना, तुम बिजनेस चालू कर रहे हो। तो मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे एक कजिन ब्रदर है, उसको लेके मैं वो टीम मीट में गया। तो वहां से मैंने उसको इन्वाइट किया। तो बोला कि आप जो हॉल में इन्वाइट कर रहे हो वहां तो मैं पहले गया था, आप मुझे एमवे की बात कर रहे हो। तो मेरी अपलाइन ने मुझे पहले बता दिया था, कोई पूछे एमवे का तो आप उसको पूछो तुमको लगता है, तो बोलेगा हाँ तो है, नहीं लगता है नहीं तो आ जाओ देखने के लिए। तो उसने पूछा, तो मैंने तुमको एमवे लगता है? तो बोला नहीं आप नहीं बताओगे ऐसा, मैं तो आ जा। जैसे वो मतलब हॉल के बाजू में आया ना, तो उसको लगा नहीं प्रदीप भाई ये हॉल में तो मैं आया था, जरूर आप एमवे ही बताने वाले हो। मैंने वापस पूछा तुमको ऐसा लगता है? तो कि नहीं। तो मैंने बोला आ जाओ।
जैसे सीढ़ी चढ़ रहा था तो यहाँ पे सब सूट ऐसे पहने हुए लोगों दिखाई दिया। प्रदीप भाई जरूर आप एमवे की मीटिंग में लाए हो। मैंने बोला तुमको ऐसा लगता है? तो बोला नहीं, तो आ जाओ। वो आ गया, हम एकदम लास्ट रो में बैठे थे टीम मीट के अंदर। तो मेरी वाइफ सब क्लैपिंग कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था, डॉक्टर हूं ना, थोड़ा अकड़ू तो रहूंगा, तो क्लैपिंग नहीं कर रहा था। मेरी वाइफ ने बोला सोनल ने कि अभी तुम थोड़ा क्लैपिंग तो करो। तो जैसे बैठे 2 मिनट के बाद मैं क्लैपिंग चालू किया, बाजू में देखा गायब। 4 महीने तक मेरा फोन रिसीव नहीं किया। मैं जब वो हम दोनों एक ही बाजू की सोसाइटी में रहते, मुझे देखता है तो वो दूसरी गली से निकल जाता है। मुझे दिमाग में कुछ समझ में नहीं है, इतनी अच्छी चीज बताने वाला हूँ क्यों नहीं जानता है। फिर 4 महीने के बाद उसका वापस फोन आया। 4 महीने में हम ब्रांड न्यू सिल्वर प्रोड्यूसर हुए थे, 4 महीने में। तो चौथे महीने पे उसका फोन आया कि मुझे ये करना है, और वो बिजनेस उसने स्टार्ट किया और 3.5 महीने में वो भी क्वालिफाई हो गया। सिंगल लड़का था दोस्तों। उसके बाद मैंने देखा, वो मेरे से एंट्री किया हॉल के अंदर तो बहुत ही एक्साइटमेंट। आज काफी सारे लोगों को यहाँ पे लगता होगा कि यहाँ पे क्या है, ऐसा एक्साइटमेंट मैंने देखा। जो कॉलेज के दिन थे ना, मुझे याद आया। यहाँ पे हम 6% थे, मैंने नहीं काम किया था, सोनल ने काम किया था, तो हमें रिकॉग्नाइज किया। जैसे हम स्टेज पे आए ना, तो हमारे 6% पे 1200-1500 का चेक आया था खाली, तो हमारी फोटोग्राफी खींचते थे सब लोग यहाँ पे खड़े खड़े। मुझे जो हमारे अपलाइन है बोलते थे कि ऐसे खड़े रहो, तुम्हारी वाइफ के साथ खड़े रहो, स्माइल करो। मैंने बोला यहाँ पे अभी तो पूरी जिंदगी सबको अच्छा सुई लगाता हूँ। मेरे काफी सारे पेशेंट बोलते हैं सर आप सुई बहुत लगाते हो, लेकिन कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसको मालूम नहीं पड़ता, क्लिनिक से बाहर निकलता तो बोला इतना अच्छा सुई कोई नहीं लगाता, लेकिन कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। यहाँ पे 1200 रुपये कमाए, 6% गए तो रिकॉग्नाइज करना चालू किया। वही दरमियान स्टेज पे एक आदमी होस्टिंग कर रहा था, इतना उछल कूद कर रहा था कि मुझे लगता है क्या उसने कुछ अभी ये जो बात है सबका एक्साइटमेंट अकेला ही कर रहा है क्या, ऐसा मुझे लगता था। इतना फायर्ड अप, जबरदस्त बात ऐसी कर रहा था, आज अच्छा लग रहा है सबको। वो भी वहां से स्टेज से पूछता था और बोलता था कि आज की जो टिकट है ना 50 रुपये, आप 100 रुपया दे के जाना अच्छा लगता है। तो ऐसी ऐसी बातें वहां से बता रहा था, तो मुझे मजा आता था। दोस्तों वो जो व्यक्ति था ना, जो कपल, उसका नाम है अभी ये साल का ब्रांड न्यू डायमंड है वो दोस्तों, विनय एंड संगीता सिंह। दोस्तों जोरदार ताली इसके लिए, जिसको हम मिस्टर एक्साइटमेंट करते हैं दोस्तों, हाई वोल्टेज पावर। उसके बाद लास्ट में हमने वही मीटिंग टीम मीट के अंदर हम एक व्यक्ति को वहां पे देखा। तो वो व्यक्ति को अभी आज की तारीख के अंदर आप उसको खाली 5 मिनट उसके साथ चाय पीने के लिए बैठोगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी दोस्तों। अमेजिंग पर्सनालिटी है, मेगा डायमंड है, गोइंग ईटीसी दोस्तों, अनिल एंड संध्या सेठी। जोरदार ताली इसके लिए। उसकी अपलाइन है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जिसने धमाल मचाया है, कुलीन एंड मीना देसाई। जोरदार ताली दोस्तों। अप टू बिल एंड पेगी ब्रिट। दोस्तों ये जबरदस्त एलओएस है, उसके साथ हम अभी इस पूरा हमने देखा, चेक किया, तो हम उसके साथ जुड़ने लगे। वही दरमियान हमने काम चालू किया, और काम जैसे चालू किया तो हमें हमारी लेग मिलने लगी। हमारे घर जो फर्स्ट हमने एक प्लान रखा था उसके अंदर हमें एक प्लेटिनम लेग मिला फर्स्ट प्लान के अंदर, और जबरदस्त बहुत ही हमारा बहुत बड़ा लेग है वो अभी, और बहुत ही डेडिकेटली वो काम कर रहे हैं दोस्तों। उसका नाम है डॉक्टर ललित एंड निधि भरोड़िया। जोरदार ताली उसके लिए। वहां से हमने डेप ड्राइव किया, वहां में और एक क्वालिफाइड डॉक्टर है वहां पे, और हमने डेप ड्राइव किया, वहां से हमें गोल्ड प्रोड्यूसर मिला, वो भी डॉक्टर है वहां पे, और हमने डेप ड्राइव किया, वहां से हमको एकदम यंग एनर्जेटिक कपल मिला डॉक्टर। अभी वो ब्रांड न्यू प्लेटिनम है और अभी एमरल्ड क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है, और 1 साल का ब्रांड न्यू एमरल्ड है। संजय एंड पायल पटेल, वो भी डॉक्टर है दोस्तों। दूसरा लेग मेरा एक बचपन का फ्रेंड था, उसको मैंने प्लान बताया तो बोला कि मेरी जेब में तो अभी 100 रुपया भी नहीं है, अभी मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ सीखने के लिए। मैंने बोला तुम पहले जान लो। जैसे जानने के लिए एक मीटिंग में बुलाया तो वहां पे वो एक्साइटेड हो गया सब देख के, तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया, और 1 साल के अंदर वो भी प्लेटिनम चला गया दोस्तों। उसका नाम है संदीप एंड जस्मीना भालाड़ा। 10 पटा हुआ है, लेकिन बहुत ही फायर्ड अप है। उसके बाद मेरे घर के अंदर मेरा छोटा भैया है, सब देख रहा था, घर में सब लोग आ रहे थे, बहुत ही एक्साइटमेंट। अभी मैं हंस रहा था, 10 साल से मैं हंसा नहीं था। ये जो फेस है ना, एक कॉन्स्टिपेटेड फेस हो गया था, हंसता नहीं था। तो वो देखने लगा मेरा भैया कि तो भाई तो बहुत खुश है अभी बड़े भैया। तो उसको लगा कि मुझे भी कुछ चेक करना है, तो वो भी मीटिंग में आने, उसकी मेरे वाइफ से बात किया उसने, तो बोला तुम भी आ जाओ। तो वो भी आया, देखा पूरा एसोसिएशन बहुत अच्छा है, प्लान समझा, उसको फ्यूचर विजन देखा, तो उसको भी अच्छा लगा। उसने भी धमाकेदार बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत ही पैशनेटली बिजनेस कर रहा है दोस्तों। उसका नाम है भावेश एंड भारती सावलिया, ब्रांड न्यू प्लेटिनम। दोस्तों जोरदार ताली इसके लिए। दोस्तों इसके अलावा अभी देखो यहाँ पे क्या है, हम जैसे हमने काम स्टार्ट किया ना तो काफी सारी चीजें मिल रही थी, लेकिन हमारे जो बाकी के लेग है अभी ऑलरेडी हम डायमंड क्वालिफिकेशन यही साल स्टार्ट कर रहे हैं। अगले साल हम डायमंड प्लस फाउंडर डायमंड जा रहे हैं, और 7 लेग के साथ जा रहे हैं दोस्तों। ये बिजनेस से हमें क्या मिला, जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया
तो तब से लेके हमने छोटे छोटे हमें जो बिजनेस से मिल रहा था ना, हम उसको एंजॉय कर रहे थे। हमारा जो पहला चेक आया तो मेरी वाइफ और मैंने नक्की किया कि हमारा जो छोटा भाई उसका भी लड़का है, मेरा लड़का, दोनों को लेके हम टॉयज की दुकान में गए। उसको बोला कि तुमको जितना भी टॉयज चाहिए इतना ले लो, जेब में डाल सकते हो, कहीं पे भी हाथ में उठा लो। पूरा लिया, इतने खुश हो गए बच्चे। ऐसा इतना कमा रहा था मैं, अच्छी प्रैक्टिस थी, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया था मैंने। तो हमारे बच्चे इतने खुश हो गए वो दिन, तो हमें लगा कि नहीं, ये बिजनेस में कुछ ताकत है। हम घर आए, लेकिन हमारा जो 2 चेक का पैसा था ना, उतना टॉयज कितना होगा, 4-5 हजार का होगा। दूसरा हमने नक्की किया, मेरी वाइफ ने, कि हम अच्छा चेक आया 15% जाए तो हम वहां से एक वॉशिंग मशीन लिया। तो घर में पूरे फैमिली में खुश है, हमारी इनकम से। उसको लगता है ना, हमारी इनकम से हमने कुछ लिया है। तीसरा, मेरे मदर फादर, 10 साल से मैं इतना कमा रहा हूँ, कभी मेरे फादर को लेके घुमाया नहीं मैंने, कहीं बाहर यात्रा के लिए भेजा नहीं। तो हमने नक्की किया कि भाई हम यहाँ पे गोल्ड प्रोड्यूसर हो जाएंगे। तो 7 महीने में हम गोल्ड प्रोड्यूसर हो गए। तो हमने फिक्स किया कि मेरे मदर फादर को बाय एरोप्लेन हम वहाँ पे ऋषिकेश वहाँ पे भेजेंगे यात्रा के लिए। तो वो लोग वहाँ पे यात्रा के लिए गए, साथ में 7 कपल को लेके भेजा, और वहाँ पे एकदम लग्जरियस ट्रीटमेंट दिया। मेरे एक छोटा भाई है, हस्बैंड वाइफ, उसको साथ में भेजा, जहाँ पे भी मम्मी पापा और पूरे 7 फैमिली को कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। इतना तुम उसकी सेवा करो कि उसको लगना चाहिए नहीं, रियल में कुछ अच्छा काम किया है बच्चों को जन्म देके। दोस्तों, तो हमने ऐसी यात्रा की थ्रू दिस बिजनेस। दूसरा, जैसे हम क्वालिफाई हो रहे थे, एमरेट क्वालिफिकेशन में थे, तो हमारे अपलाइन ने एक बहुत ही बढ़िया कार ली, स्कोडा की रैपिड। तो मुझे उसने मतलब बताया, वहाँ से टीम मीट खत्म हुई एक बार, तो ब्रिट ओपन के बाद बताया, तो मुझे चलाने के लिए मतलब बैठने के बहुत अच्छा है, देखा मैंने, सर ऐसी कार तो लेनी चाहिए, हम भी लेंगे। तो उसने वहाँ पे मुझे बताया कि तुम अभी ये साल एमरेट चले जाओ, ये कार मेरे पास से तुम ले लेना है। तो हमने जिस दिन एमरेट क्वालिफिकेशन खत्म किया, उससे हमने कार ली। उसको मिलते हैं तो इतना सुकून होता है। तो कार उसके 3-4 महीना चलाई हुई थी। तो वो वहाँ पे से हमारा फिक्स हो गया कि हम बहुत ही बढ़िया बिजनेस बनाएंगे और ब्रांड न्यू डायमंड होके अगले साल आएगा। दोस्तों, उसका नाम है नलिनी संध्या सेठी, उसकी कार थी। दोस्तों फिर मैं क्लिनिक से ये बिजनेस थ्रू, मैं रात को 12 बजे आता था, मैंने सोचा भी नहीं था एक सेकंड बार कि मैं जल्दी आ पाऊंगा, लेकिन थ्रू दिस बिजनेस अभी मैं रात को 8:30 बजे घर आ जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने बंद कर दिया क्लिनिक। मैं जो पेशेंट देखता था पहले 150, अभी आज की तारीख के अंदर जब हमने सेमिनार स्टार्ट किया, उसके अगले दिन मैं 200 पेशेंट देख के आया। मैंने वहां पे 2 डॉक्टर को अपॉइंट कर दिया है वहां पे परमानेंट, कि आप मेरे साथ रह जाओ, मैं शाम को निकल सकता हूँ। हमारा चलता तो वही है, दोनों तरीके से भी इनकम चालू, वो बंद नहीं किया है, लेकिन मैं घर से निकल सकता हूँ, मेरे पास चॉइस आई। दोस्तों, इसके बाद हमने एक ही साल में गोल्ड प्रोड्यूसर हुए, वही साल में हम प्लेटिनम गए, वही साल में हम फाउंडर प्लेटिनम गए, वही साल में हम सफर गए, और वही साल में हम एमरल्ड गए। दोस्तों, तो इतनी पेन हमने ब्रेक की तो कंपनी खुश हो गई। तो हमें गोल्ड फोरम मिला, बॉम्बे गए हम 2 दिन, वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। फिर हमें उसके 3-4 महीने के बाद हमें प्लेटिनम फोरम मिला, हम दिल्ली गए, बहुत ही एंजॉय किया हस्बैंड वाइफ ने वहाँ पे। कंपनी और खुश हो गई, तो एक ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप दे दिया। दोस्तों, बजा सकते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्या किया ऑस्ट्रेलिया में, देखो आप, इतना जबरदस्त ट्रीटमेंट। कंपनी का कुछ जानना है ना, तो एक बार एएलएस के लिए खाली क्वालिफाई हो जाओ, बाद में बिजनेस को जैसे करना है आप क्विट करो, छोड़ दो, बढ़ाओ, लेकिन एक बार ओएलएस के लिए क्वालिफाई। क्या ट्रीटमेंट थी वहाँ पे, हॉस्पिटैलिटी क्या मिली वहाँ पे। जैसे हम प्लेन से उतरे तो वहाँ से सब लोग वहाँ पे खड़े थे वेलकम करने के लिए। फिर वहाँ पे डिनर, वहाँ पे खाना, वहाँ पे एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड था, वहाँ पे हमको भजिया खिलाया। वहाँ पे फिलीपाइंस आइलैंड है, वहाँ पे आदमी का पहुंचना भी मुश्किल, क्या नामुमकिन है वहाँ पे पहुंचना। वहाँ पे 4400 लोगों को वहाँ पे खाना खिलाया फिलीपाइंस आइलैंड पे। दोस्तों, ये कंपनी ने वहाँ पे हमको जबरदस्त ट्रीटमेंट दिया। फिर हम वहाँ से आए ऑस्ट्रेलिया से, तो कंपनी और खुश हो गई। हमारे अकाउंट में, मेरी वाइफ गई बैंक में कुछ काम के लिए, तो एंट्री पड़ाया, मालूम नहीं कहाँ से आया, लेकिन एंट्री होगी एमवे इंडिया कॉर्पोरेशन से। दोस्तों, क्या ये लोगों घूम के आए, थक गए तो उसको अच्छा दे दे। तो वैसे दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ हमको वहाँ से मिलना चालू हो गया। दोस्तों, वही दरमियान हम 15 दिन वहाँ पे घूमे, तो घूम के यहाँ पे आए तो हमारा बिजनेस डबल हो गया। हमने काम नहीं किया। दोस्तों, बिजनेस की सिक्योरिटी है। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म करूंगा। दोस्तों, जिंदगी में कुछ ऐसा, सक्सेस किसको बोलते हैं? सक्सेस ये नहीं कि बहुत पैसा कमा लेता है, सक्सेस इसको बोलते हैं कि हमारी कुछ स्टोरी बने। सक्सेस इसको बोलते हैं कि हमारी स्टोरी या हमारे काम से लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाए। दोस्तों, उसको सक्सेस बोलते हैं। दोस्तों हम बोलते हैं ना कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है, लेकिन इससे बड़ा दान यह है कि जो अन्न खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए ना, वो लोगों को पैसा कमाना सिखाने का कुछ रास्ता और कुछ जरिया दिखाना चाहिए। दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम करना चाहिए कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े, और बुढ़ापे में कुछ ऐसा काम करें कि दूसरे के सामने रोना ना पड़े। दोस्तों, और यही बिजनेस आपको ये करवा सकता है। दोस्तों, बजा सकते हो। दोस्तों, एक बार क्या हो, भगत था, 25 साल से भक्ति कर रहा था बहुत पैशनेटली, और गांव के अंदर मंदिर में रहता था। तो वहां पे पानी आ गया, बहुत बाढ़ आ गई, यहाँ तक पानी आया। तो गांव के लोग उसको लेने के लिए आए। तो वो भगत ने बोला कि मैंने इतनी अच्छी पूजा की है, तो भगवान मुझे लेने के लिए आएंगे। तो फिर पानी और बढ़ा, गांव वाले चले गए, यहाँ तक पानी आ गया। तो गांव वाले ने बताया
कि भाई अभी होड़ी लेके आया कि तुम आ जाओ, अभी बहुत ही पानी आ गया, तुम डूब जाओगे और मर जाओगे। तो उसने बोला कि नहीं, भगवान मुझे 100% लेने के लिए आएंगे। फिर पानी और बढ़ा, वो होड़ी वाले चले गए, पानी यहाँ तक आ गया, डूब गया ऊपर भगवान के पास। भगवान को जाके पहली कंप्लेन की। तो जब यहाँ पे पानी आया ना, तब हेलीकॉप्टर वाले को भेजा, तब भी उसने ऐसा ही बताया कि नहीं, यहाँ पे भी भगवान की पूजा की है तो भगवान मुझे लेने के लिए आएंगे। तो भगवान को ऊपर जाके उसने कंप्लेन की कि भगवान मैंने कौन सा ऐसा काम किया था, आप मुझे लेने के लिए नहीं आए। तो भगवान ने क्या बताया मालूम है? मूर्ख, जो पहली बार गांव वाले को भेजा था, किसने भेजा था? मैंने ही भेजा था। दूसरी बार जो होड़ी लेके आए थे, किसने भेजा था? मैंने ही भेजा था। और तीसरी बार हेलीकॉप्टर लेके जो आए थे, वो किसने भेजा था? मैंने ही भेजा था। 3 बार तुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, तुम्हारे लिए काम किया, तुमको समझ में नहीं आया, तो हम क्या करें इसमें? दोस्तों आज ही ऐसा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपको समझ में आ गई तो आपकी लाइफ बन सकती है। दोस्तों लव यू, गॉड ब्लेस एंड गॉड डायमंड। बैक टू माय वॉइस। थैंक यू।